हाय एवरीवन, वेलकम टू द Q&A सेशन। किसी के कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज गो अहेड। गुड इवनिंग एवरीवन। आपके जो भी क्वेश्चन हो, चाहे लॉ ऑफ वन से रिलेटेड हो या लॉ ऑफ वन से रिलेटेड नहीं हो, आप पूछ सकते हो। यदि उससे आपकी स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन ना हो और मेरी भी ना हो या हम में से किसी की भी ना हो, तो उसका जवाब दिया जा सकता है किसी का कोई क्वेश्चन तो बताए, नहीं तो सेशन यहाँ है एंड गुड करते हैं, इवनिंग। फिर गपशप करेंगे वरना। अभिषेक का क्वेश्चन है, बोलो अभिषेक। गुड हम्म। इवनिंग। हम एक सवाल हमारे हैं वो फ्रेविल को लेकर के, जैसे कि जो नॉर्मली जो हमारे बिहेवियर में ऐसा होता है, कभी कभी कुछ लोग का जो नजदीकी कोई भी रिलेशनशिप में नजदीकी लोग जो एडिक्शन के शिकार है, किसी भी तरह का एडिक्शन का शिकार है, और वो हमसे अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसमें उस फील्ड में उस मामले में हम सपोर्ट करें, और हम अगर उनका सपोर्ट नहीं करते हैं, तो क्या अनजाने में ये एक तरह से उनका ही हेल्प कर रहे हैं या फिर उनका उनके फ्री का इंफ्रिंजमेंट हम कर ये गुड है। क्वेश्चन। वो मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट किस सेंस में? जैसे कि सपोर्ट वो जैसे कि कोई भी एडिक्टिव चीज है जो खाने के लिए, वो अगर सपोर्ट करते हैं कि हम उसका हेल्प कर दे, मंगा दे या कुछ हम ला दे, हम अगर नहीं करते हैं तो क्या उसमें इंफ्रिंजमेंट होगा उसका, या फिर हम नहीं, इसमें कोई अनकॉन्शियसली इंफ्रिंजमेंट उसका। नहीं होगा। इसमें कोई हाँ। इंफ्रिंजमेंट नहीं होगा, वो इसलिए मैं बताता हूँ। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से, चलो ठीक है, उसे एडिक्शन है, कुछ भी है, जैसा भी है, वो जो भी कर रहा है वो उसकी इच्छा है। लेकिन अगर आपकी इच्छा ये है कि भाई मैं सपोर्ट नहीं कर सकता इस चीज के अंदर, तो वो आपकी इच्छा है। इसमें हाँ दो इंडियन। लोगों की, इसमें उसकी फ्री विल और आपकी फ्री विल दोनों अलग अलग चल रही हैं। आप हो सकता है हाँ। उसका भला सोच के आप ये कर रहे हो कि भाई मैं नहीं करूंगा इसको सपोर्ट। ठीक है, मान लो कोई ड्रग्स ले रहा हो, कुछ ले रहा हो, और आप नहीं देना चाहते उसे। नहीं देना चाहते तो नहीं देना चाहते, सीधी सी बात है। उसकी जगह पे अगर वो आपसे ये मांग ले कि भाई मेरे को फ्रूट्स खिला दो, हाँ खा ले यार, जितने मर्जी खा ले। हाँ। समझ रहे हो? तो इसमें कोई फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता। मुझे नहीं लगता इसमें कोई फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट। खासकर बच्चों, छोटे भाई है या फिर बहन है या फिर कोई भी छोटा बच्चा लोग है, तो वो खासकर इस मैटर पे ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है, बहुत ज्यादा। देखो, राह ने अ, बच्चों के लिए राह ने इस बुक के अंदर एक चीज बोली थी कि ये जो बच्चे हैं ना, एक सर्टेन एज तक जब तक नहीं आ जाते तब तक तो आपकी उसमें है ना, आपकी केयर में है। एंड यू आर बेसिकली नॉट देयर पेरेंट्स, आप उनके पेरेंट नहीं हो। आप तो एक तरीके से उस पौधे की रक्षा करने के लिए, बस उसकी रखवाली के लिए हो यहाँ पे। ठीक है ना? तो जनरली ये होता है कि भाई अपना आप घर में पौधा भी उगाओगे तो उससे भी प्यार हो जाता है। लेकिन यही है कि उसी को में के अंदर ही अटैचमेंट और डिटैचमेंट दोनों सोच के चलनी पड़ती है। वैसे भी देखो, मतलब नेचर के अंदर किसी की भी उसको देख लो आप, उनके बच्चे उनके टाइम ज्यादा टाइम तक उनके साथ रहते नहीं है। बच्चे अपना घोंसला छोड़ के निकल जाते हैं, या माँ बाप कह लो लात मार के उनको बाहर कर देते हैं, जो भी है उनका उनका लाइफस्टाइल जो भी है वो मेरे को नहीं पता। लेकिन एक इंसान ही एक ऐसा है जो कि अपने बच्चों को मतलब जिंदगी भरी पालते रहेंगे, जो भी है जिंदगी भरी करते रहेंगे। इससे डिपेंडेंसी और ज्यादा क्रिएट हो जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बल्कि मेरे को लगता है एक सर्टेन एज पे आने के बाद ना, उनको ऐसा कर देना चाहिए कि भाई अब अपनी लाइफ जो है वो तुम लोग खुद डिसाइड करो, चाहे वो 18 की उम्र हो, 21 की उम्र हो। वो हर पेरेंट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है। तो इसमें राह ने जो बोला है, मैं तो उसके अकॉर्डिंगली बोल सकता हूँ कि यार हम जो केयर टेकर हैं, और केयर टेकर का काम यही होता है कि भाई मेरे पौधे को किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब मैं फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो भाई मेरे पौधे हैं वो मैंने उगाए हैं। ठीक है, अच्छे ठीक ठाक चल रहे हैं। अब उसके अंदर आज के टाइम में अगर मैं देखूं, उसके अंदर फ्रूट बोरर सॉरी शूट बोरर और फ्रूट बोरर दोनों इतने जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ है। और ये वेदर जो है, ये वेदर उसको सपोर्ट करता है। तो इतना जबरदस्त तरीके से अटैक हुआ है, लेकिन मैं ये सोच के कि भाई उनको भी खाना मिलेगा, भाई ये तो उनका खाना है, तो मैं अपना पौधा खराब कर लूंगा उस केस में। तो मुझे, मैं मारूंगा नहीं, मैं कुछ ऐसा तरीका ढूंढ सकता हूँ कि भाई वो उस चीज से बच जाए। ठीक है ना? मारना तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ उस चीज से बच जाए। तो मैं उस तरीके के कुछ मेथड्स ढूंढूंगा। तो यही है तरीका कि हर चीज को ऐसे सोच के चलना है कि यार फ्री विल मेरी भी है, फ्री विल सामने वाले की भी है, उसको क्या करना है वो खुद देख ले, मुझे क्या कर रहा है मैं खुद देख लूंगा। आप किसी और के ऊपर अपनी अपनी चीज जबरदस्ती मत डालो किसी के ऊपर, बस ये है। उस अगर वो
किसी को चाहिए होगी आपसे मांग लेगा, नहीं चाहिए, और मांगने के बाद भी आपको एनालाइज करना है कि क्या ये मेरे को मेरे मेरे अकॉर्डिंगली ये ठीक है या नहीं है। सही गलत तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खुद भी देखा जाता है एक एक चीज को कि यार, जैसे आपने बच्चे का एग्जाम्पल लिया, अब ये उस बच्चे के लिए ठीक है या नहीं है, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, पहले अपने ऊपर लगा के देखो, फिर उस बच्चे के ऊपर लगा के देखो। अगर मेरे लिए ठीक नहीं है तो उसके लिए भी ठीक ही नहीं होगा, ऐसा हो जाता है। लेकिन राह ने फिर बुक के अंदर ये भी कहा है, ये जरूरी नहीं है कि कोई चीज तुम्हारे लिए अच्छी हो तो दूसरे के लिए अच्छी ना हो। एक ही चीज के दो पहलू होते हैं, जो चीज तुम्हें गलत लगती है वो दूसरे को सही लगती है, जो दूसरे को सही लगती है वो हो सकता है तुम्हें गलत लगे। ऐसे ही है यार, ये लॉ बड़ी ट्रिकी है फ्री विल की। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, नहीं उसमें कोई फ्री विल इन्फ्रिंजमेंट नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसी चीज। हाँ, अब जैसे कुछ पॉइंट ऐसा है कि जो लाइफ स्टाइल जो होता है ना, उसका भी एक तरह का रिजल्ट निकल के आता है। अगर किसी तरह से हम जी रहे हैं, किस तरीका है हमारा, तो उसका कोई ना कोई हाँ रिजल्ट आता है टाइम के साथ, वो अपने आप दिखने लग जाता है। जैसे किसी का अगर गड़बड़ है तो उसका रिजल्ट आने लगे। अब छोटा बच्चा क्या है कि कोई भी एडिक्टिव चीज या कुछ भी गड़बड़ चीज अगर लेता है ना, तो उसका रिजल्ट जल्दी उसको नहीं पता चलता, कुछ टाइम लगता है। तो वो लगभग समय धीरे धीरे आ रहा है। तो इसलिए ऐसा हमको लगा कि अब उसको थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा जरूरी। हाँ, अदरवाइज वो तो बच्चा ये है है यार, कि उसको क्या पता। वो तो अभी हाँ, लर्न नहीं कर रहा है, वो तो अभी दुनियादारी के बारे में ही सीख रहा है। अब उसको डायरेक्टली सिखाने वाला कौन है? आप ही हो। आप जो सिखाओगे वो सीख जाएगा। रा ने इस बुक के अंदर एक क्लियरली एक चीज बड़ी सही बताई थी कि उस किसी भी इकाई को, किसी भी एंटिटी, चाहे वो बच्चा हो या कोई भी हो, उसका जो सीखने का जो पूरा पैटर्न होता है ना, वो उसका माहौल के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरीके के माहौल में है। और उसका माहौल क्रिएट करते हैं उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके दोस्त, जहां जहां वो जाता है, जितने लोगों से मिलता है, ये सब का एक कलेक्टिव एक माहौल बनता है। और आप नोटिस करोगे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास हो, कोई भी हो, आप उसको जिस इंसान की जैसी कंडीशनिंग हो जाती है ना, वो उस कंडीशनिंग से बाहर सोच नहीं सकता, बड़ा मुश्किल होता है उसके लिए सोचना। अब जैसे मैं अभी जाता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस आपके, ताकि इस बात को थोड़ा और गहराई से समझा जा सके। मैं गाँव में जाता हूँ वहां पर लोगों के अंदर इतना ज्यादा अंधविश्वास है कई चीजों को लेके कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। वो मुझे भी कहते हैं कि आप भी करो ऐसा। मैंने कहा आप कर लो, मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मत बोलो कि मुझे ऐसा करना है। कह रहे अरे नहीं नहीं, इससे तो ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, मैं दूर हट जाता हूँ। तो वही वाली बात है कि, लेकिन वो जो चीज, वो एक्शन वो इंसान ले रहा है, वो उसके माहौल के कारण ले रहा है। वो मेरे जैसे माहौल में होता बचपन से ही, जिसको उसके पेरेंट्स ने ज्यादा रोका नहीं टोका नहीं कुछ नहीं किया उसको ज्यादा था, मतलब मेरी किसी चीज में तो कभी मेरे को आज तक रोका ही नहीं है माँ बाप ने। इनफैक्ट मेरे को 22 साल की उम्र में, 21 साल की उम्र में शायद पेरेंट्स ने, पापा ने साफ बोल दिया था कि अब अगर घर के अंदर रहना है तो खुद कमाना और खुद सीखो, जो भी करना है खुद करो, ठीक है। ऊपर से मेरी हरकतें भी कुछ ऐसी थी कि पिताजी का ऐसा बोलना बड़ा लाजमी था, ठीक है ना। तो ये लेकिन मेरे लिए एक अच्छी चीज साबित हो गई, मैं बहुत जल्दी सीख गया जिंदगी में चीजें करना। तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है चीजें यार। तो बाकी आपका जो क्वेश्चन था उसका मैंने यार, आई होप मैंने ठीक से जवाब दे दिया। हाँ, आप काफी हद तक सही ध्यान दिलाए। खासकर जो बड़े बड़े उम्र के लोग हैं, जो पुराने जनरेशन को देखे हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हम फील कर रहे हैं कि आदत बदलना या किसी भी तरह का जो लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना बहुत ही मुश्किल है। तो हम देख रहे हैं। नहीं तो वो तो मैंने हमेशा एक बात, आप लोग जब भी हम लोग बात करते थे पहले भी, मैंने एक चीज बोली नहीं थी, मैंने कहा जो हमसे बड़े लोग होते हैं ना, वो पके हुए चावल हैं, पके हुए चावल। अब वो कोई भी हो, पके हुए चावल को आप दोबारा पकाने की कोशिश करोगे ना, नहीं पकेगा। आप उसे कोई और नया रूप ढालने की कोशिश करोगे, नहीं पकेगा। आप उसे बिरयानी बनाना चाहते थे तो आपको पहले से ही डिसाइड होना चाहिए कि भाई मेरे को इसको बिरयानी बनानी है। आपको पुलाव बनाने हैं, आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए कि भाई मुझे इसको पुलाव बनाना है। आपको सिंपल राइस चाहिए, ठीक है, उसका स्टार्च निकाल के आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मेरे को ये ऐसे चाहिए। और जब एक बार पक गया हो चावल, उसके बाद आप ये सोच रहे हो उसके अंदर चेंजेस आएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। और कोई भी चेंज आप जबरदस्ती ला नहीं सकते किसी के अंदर। वो एक बार मान लेगा, दो बार मान लेगा, लेकिन जबरदस्ती चेंज नहीं ला सकते।
चेंज कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम विद इन। आप और चेंज आने का भी एक ही तरीका है। अगर आपको किसी चीज को करने में अच्छा लग रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल लोगे। अगर आपको वो करना अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर आप उस काम को, नई चीज को नहीं करोगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का हो तो somebody else can take the answer। और किसी अच्छा, के बाय कोई द वे, क्वेश्चन है? बाय द वे, जस्ट जस्ट एन इंफॉर्मेशन, ये एसिमेट्रिक डिस्क्लोजर वाली जो डॉक्यूमेंट्री है वो मेरे पास आ गई है। इन केस अगर किसी को चाहिए हो तो मेरे से ले लेना। स्टीवन ग्रे की? हाँ, वो जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री आई है। ओ अमेजिंग, देखते हैं ना फिर एक दिन बैठ के सब लोग जूम पे, हाँ, सीरियसली, एक दिन देन देख यू कैन सकते हैं। एक्सप्लेन आल्सो। हाँ हाँ, देख Probably लेंगे। not this Saturday. I'm traveling this Saturday. Maybe next हाँ Saturday. हाँ हाँ, देख लेंगे। ओके ओके। अपर्णा जी का क्वेश्चन है, कैटलिस्ट के कॉन्सेप्ट बताना प्लीज, थोड़ा सा कैटलिस्ट। हु वांट्स टू टेक ये दिस मे, आंसर? ये मेरे से बेटर ईशान या फिर सोनिया, दोनों में से कोई पिक कर सकता है। मीनाक्षी जी भी पिक कर सकती हैं। एनीबडी एनीबडी हु थिंक्स कि उसको कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो वो कर सकते हैं। सारे जवाब मैं दूंगा वो अच्छा भी नहीं लगता यार। Anyone wants to talk about catalyst? Ishan? Catalyst, I can. तो कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। तो अब जैसे कि एक मैं सिंपल अंडरस्टैंडिंग में समझाऊं तो ब्रह्मांड में दो चीजें हैं सिर्फ और सिर्फ, एक रचयिता है और एक रचना है। सिर्फ और सिर्फ दो चीजें हैं। एंड रचयिता, अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो रचयिता आपके अंदर है, एंड रचयिता रचना का अनुभव कर रहा है। एंड इसके जो यहाँ पे जो एक चीज आती है, ये रिएक्शन चल रहा है। जैसे कि एक टेस्ट ट्यूब में दो केमिकल्स का रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे रचयिता और रचना का रिएक्शन हो रहा है। एंड उत्प्रेरक क्या करता है? उत्प्रेरक, केमिस्ट्री की भाषा में उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन की रफ्तार को तेज बढ़ाना। तो उत्प्रेरक इस रिएक्शन की रफ्तार को तेज बढ़ा रहा है। यानी जो रचयिता ने रचना करी, रचयिता ने रचना किसी मतलब से करी। रचयिता ने रचना करी ताकि वो अपने आप को जान सके कि भैया मैं कितना अनंत हूँ। एंड वो रिएक्शन चल रहा है कि रचयिता ने अपने आप को भुला दिया। एंड उसके बाद वो एक अपनी एक फाइनाइट फॉर्म रख ली। जो अनंत रचयिता है, एक अनंत रचयिता ने एक फाइनाइट फॉर्म रख ली, अपने आप को मैनीनेस में बना दिया। एंड वो अब रचना का अनुभव कर रहा है। तो रचना का अनुभव करने में वो अपने आप की अनंतता का अनुभव करना चाह रहा है एज अ फाइनाइट सेल्फ। तो इस रिएक्शन में कि एक फाइनाइट सेल्फ एक इन्फिनिट क्रिएशन का अनुभव कर रहा है, एंड वो करते हुए वो इन्फिनिट की तरफ आगे बढ़ रहा है, इन्फिनिट बनना चाह रहा है। तो इस रिएक्शन की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट आते हैं। तो अगर कैटलिस्ट ना आए तो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होगी, एंड ना ही हम रचयिता को, या तो फिर कहो इस सिंपल सी भाषा में, अपने आप को और नहीं जान सकते कि मेरे और कितने कितने प्रकार के सेल्फ हैं, एंड मैं और क्या क्या हूँ, मैं क्या क्या बन सकता हूँ, और मैं क्या क्या चीजें कर सकता हूँ। तो लाइफ में कोई भी चीज आता है, कोई भी कैटलिस्ट आता है, अगर टेक्निकल, अगर उसमें जाऊँ डेफिनेशन में, तो लॉ ऑफ वन में राह ने बोला है कि जो भी चीज आपकी सेंसेस पे बॉम्बार्ड हो रही है, हर एक एक चीज कैटलिस्ट है। यानी आपको अभी के टाइम पे जो भी चीजें दिख रही हैं, जो भी चीजें महसूस हो रही हैं, आपकी पांचों इंद्रियां हैं, जो पांचों इंद्रियां हैं और प्लस छठी जो भी अनुभव कर रही है, ए टू जेड सारा कैटलिस्ट है वो, ए टू जेड। एंड इस कैटलिस्ट का जो आपका अनुभव चल रहा है, अब ये पांचों इंद्रियों में जो आपको कैटलिस्ट मिल रहा है, अब ये आपका जो कैटलिस्ट आपके अंदर पार्शियली प्रोसेस्ड हो रखा है। यानी आपको को एक तो मतलब ये है कि आप एकदम अ, पानी के अंदर हो, और आपको कोई चीज टच नहीं कर रही, आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आप सस्पेंडेड हो। सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक होता है, उसमें आपको कुछ नहीं पता चल रहा, आपको कुछ है नहीं है, लेकिन जो चीज आपको टच करती है आपको वो चीज सेंस में आती है। तो उसी प्रकार से हमारे जो हम एज अ रचयिता, हम पूरा ब्रह्मांड नहीं है। अभी मैं सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे एक फाइनाइट सेल्फ हूँ, एक ईशान। एंड यहाँ पे मेरे एक अपनी एक छोटी सी लाइफ है मेरी, एंड जो कि अपनी यहाँ पे एक छोटे से बहुत बड़े से ब्रह्मांड में, एक छोटे से गोले पे, एक छोटी सी देश के अंदर, एक छोटे से बिंदु पे मैं रह रहा हूँ, छोटे से कमरे में। तो अब मैं बहुत एक छोटा सा सेल्फ हूँ। एंड अब ये कैटलिस्ट क्या करता है कि अब
मैं बहुत छोटा सा सेल्फ हूँ एंड मैं पूरा अनंत ब्रह्मांड अपने अंदर नहीं समा सकता। मैं एक एक करके एक एटलिस्ट लूंगा एंड एक एक करके मैं फैलूंगा, एक एक करके बड़ा होऊंगा, एक एक करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाऊंगा एंड एक एक करके मैं जो एक बूंद हूँ समुंदर की, जो रचयिता से निकली बूंद हूँ, मैं वो रचयिता की तरह समुंदर बन लूंगा एक एक बूंद करके। तो वो एक एक बूंद जो मिलती है ना हमें, वो रचयिता के प्यार प्रेम प्रकाश, कैटलिस्ट लव एंड लाइट। कैटलिस्ट को ज्यादातर लोग जो वो समझते हैं तकलीफ है, नहीं। कैटलिस्ट लव एंड लाइट है। वो आपके अंदर आई है पर वो अभी आपका हिस्सा नहीं है, पर आपके अंदर आई है, जैसे वो आपका हिस्सा बनती है आप उससे पहले से बड़े हो जाते हो। तो वो आपके अंदर आती है कैटलिस्ट एंड पहले दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि यार मैं तो पहले से फाइनाइट सेल्फ हूँ, मैं अपने अंदर और कहाँ से ऐड करूँ कुछ और। तो आता है कैटलिस्ट, थोड़ा सा खुजली करता है, खुजली करता है, लगता है अरे क्या है ये, इसे देखूं जरा। फिर इसे देखना पड़ता है क्या है, अरे अच्छा ऐसा है क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ओह शिट। फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, देखना पड़ता है उसे, यार कहाँ पे खुजली हो रही है, क्या क्या कौन सी एलर्जी हो रखी है मेरे को, या फिर कौन से टाइप की हमें परेशानी है लाइफ में। उसके अंदर हमें डाइव करना पड़ता है, समझना पड़ता है। एंड हमारी लाइफ में अगर हमारी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जैसे कि मान लो हमें घर के ऊपर छत है, खाने को अच्छा मिल रहा है एंड लाइफ में सब चीजें बढ़िया चल रही हैं, क्यों चल रही हैं? क्योंकि हमारी चेतना वहां तक फैल रखी है, वो हमारा चीजें जहाँ पे जितनी हमारी चेतना फैल रखी है वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जहाँ पे हमारी चेतना नहीं होती, जहाँ पे हमारा ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, वहां से कैटलिस्ट आता है हमारे पास। एंड वहां पे कैटलिस्ट आता है, हमको बोलता है देखो आपकी चेतना यहाँ पे भी फैलनी चाहिए, आपकी चेतना यहाँ पे नहीं है, आपके पास मौका है यहाँ पे अपनी चेतना फैलाने का। एंड आपके पास वो कैटलिस्ट मिलता है, आप उसे देखते हो, समझते हो ओ शिट ये तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही नहीं है मेरे पास इस चीज को सॉल्व करने की। तो आप उस चीज को देखते हो, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, यार ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या फिर गोल्डन शैडो है तो आप दूसरे को देख के फील करते हो, यार ये क्वालिटी जो दूसरे के पास है मेरे पास भी है, सिर्फ और सिर्फ दूसरे के पास नहीं है। तो ये चीज को आप अपने अंदर इंटीग्रेट करते हो उस कैटलिस्ट को। फिर वो देखते हो कि मैं एक अनंत रचयिता हूँ, लेकिन मैं इस फाइनाइट फॉर्म में हूँ, लेकिन मैं अनंत हूँ। एंड उस अनंत क्वालिटीज हैं जो ब्रह्मांड में है, उस अनंत क्वालिटीज में से जो जो क्वालिटी मेरे को पता चलते जा रही है, मैं उसका अनुभव करके उसके साथ एक बनता जा रहा हूँ। तो ये कैटलिस्ट का काम होता है, जो कि अनंत क्वालिटीज है ब्रह्मांड में, उसके साथ हमको उसका हमें आविष्कार करते हैं। वो हमारे सामने आती है, हम उसे डिस्कवर करते हैं, हमें पहले नहीं पता होता ये पोलैरिटी एग्जिस्ट करती भी है नहीं, कि गुस्सा आया। फिर लोग ऐसे भी होते हैं यार, बड़े मतलबी लोग होते हैं सच में, क्या मतलब क्या भी कर जाते हैं क्या नहीं कर जाते, पता ही नहीं था हमें। हमें तो पता चलता है जब कैटलिस्ट करता है, यार ऐसे भी लोग होते हैं। एंड जब वो हमें पता चलता है तो हमें मौका मिलता है कि यार एज अ वन इन्फिनिट क्रिएटर हमारे को मौका मिलता है एज अ फाइनाइट सेल्फ में, कि भैया हमको ये मौका मिल रहा है इस चीज का अनुभव करने का, इस क्वालिटी को अपना हिस्सा बनाने का। एंड जब हम उस चीज को अपना हिस्सा बना लेते हैं, वननेस में उसके साथ एक हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव एंटिटी है चाहे वो पॉजिटिव एंटिटी है, वो हमको और बॉदर नहीं करेगा, क्योंकि वो अब हमारे साथ एक है, हमारे पास उसकी अंडरस्टैंडिंग है, हमने इंटरनली बैलेंस सॉल्व कर लिया, हमने डिस्टॉर्शंस रिजॉल्व कर ली उसके साथ। तो ये प्रोसेस रहता है, ये होता है कैटलिस्ट यहाँ पे, जो कि आपको अनंतता की तरफ आगे लेके जाता है। समझा पाया मैं? कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कर दिया था? थोड़ा समझा, वापस रिकॉर्डिंग सुनूंगी, ज्यादा नहीं समझा। मैं सिंप्लीफाई अच्छा, करके बताती हूँ। हाँ सिंप्लीफाई कर देना थोड़ा दुनिया। हाँ, सो कैटलिस्ट उत्प्रेरक या उसको माध्यम भी बोलते हैं। जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, दो केमिकल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो H2O बनता है ना, वाटर बनता है। उसके लिए कैटलिस्ट की जरूरत होती है। तो उसी वजह से, उसी तरह से हमारा जो चेतन मन है, कॉन्शियस माइंड है, और अचेतन मन है, अनकॉन्शियस माइंड है, जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसके इंटरेक्शन को बढ़ाने के लिए एक कैटलिस्ट आता है, माध्यम आता है। ये इसलिए होता है ताकि उस इकाई का ग्रोथ हो सके, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ठीक है, जैसे ईशान ने बोला ना कि हमारा वो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वहां पे हमारी चेतना पहुंची नहीं है, हमारा कॉन्शियसनेस पहुंचा नहीं है। तो वो हमारा कॉन्शियसनेस वहां एक्सपैंड हो, वो चीजें हमें और ज्यादा समझ में आए। सो बेसिकली सब जो हो रहा है ये इसलिए ताकि एक्सपीरियंस जनरेट हो। अनंत चेता अपने आप को जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो हर तरह का उनको अनुभव चाहिए। और वो अनुभव कैसे आएगा? अब जब हम कैटलिस्ट का सामना करेंगे, कोई ऐसी चीज जो आपको, आपके जो 5 सेंसेस है उसमें जो आ रही है, वो कैटलिस्ट है। वो इवन रा ने बोला कि इवन जो सनलाइट है या जो पेड़ पौधे हैं, वो भी आपके लिए कैटलिस्ट का काम करते हैं। लाइक आपको कुछ सिखाने आते हैं, बेसिकली आपको सिखाने आते हैं, आप उनसे लेसन्स लर्न करते हो, आपका चेतना और एक्सपैंड होता है, आपका कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड होता है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और होता है।
सो बेसिकली फाइनाइट से आपको इनफाइनाइट बनना है ना। जब आपको जो इनफाइनाइट बनना है, क्रिएटर के पास, रचयिता के पास वापस जाना है, तो आपको ये सारे अनुभव कर करके आगे मूव होना होता है हायरार्की से, फर्स्ट डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और थर्ड डेंसिटी में ज्यादा कैटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे भूलने का पर्दा लगा हुआ है। सो भूलने का पर्दा उस चीज को इंटेंसिफाई कर देता है कि कोई भी कैटलिस्ट आ रहा है, मतलब अब एग्जाम्पल की तरफ अगर मैं दूं, एग्जाम्पल मैं बताऊं एक, तो कोई एक ऐसा चीज हुई है, एक इवेंट हुई है जिस वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है ना, कुछ तो प्रॉब्लम, या तो किसी से झगड़ा हो गया या किसी ने आपको कुछ बोल दिया, ठीक है। तो वहां पे वो कैटलिस्ट इसलिए आता है क्योंकि आपको वहां पे कुछ लेसन लर्न करना है, कुछ आपको सीखना है। और जब आप उस कैटलिस्ट को सबसे पहले तो कैटलिस्ट आता है आपके मन पे, मेंटल लेवल पे आता है। तो आप वहीं पे अगर उसको प्रोसेस कर लो, समझ लो उसको, तो फिर वो कैटलिस्ट चला जाएगा। लेकिन अगर उसको वहां पे आप नहीं समझोगे, तो फिर वो आगे बढ़ता और तीव्र 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 होने लगता है, फिर फाइनली वो बॉडी को लग जाता है। सो एक कैटलिस्ट जो होता है ना, वो एक इवेंट है जो आपको सिखाने आता है कुछ ना कुछ। लेकिन जो हमको उसमें से जो निचोड़ निकालना है वो है एक्सपीरियंस, अनुभव। अब वो अनुभव इमोशंस के साथ आता है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कैटलिस्ट आ गया जिसने आप गुस्सा दिला दिया, तो गुस्सा एक इमोशन है, एक एक्सपीरियंस है ना। गुस्सा भी एक तरह का कैटलिस्ट है। तो शायद आपको इस जन्म में उस कैटलिस्ट को प्रोसेस करना है, आपको गुस्से को प्रोसेस करना है, आपका वो लाइफ लेसन है इस जन्म में। तो वो सिखाने के लिए, ताकि आपकी चेतना और बढ़ सके, कॉन्शियसनेस और बढ़ सके, इसलिए वो कैटलिस्ट बार बार आता है जब तक आप उससे सीखोगे नहीं। सो वो होता है कैटलिस्ट। सो बेसिकली रचयिता को अपने आप को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए उन्होंने ये माध्यम लगाए हैं, और ऊपर से भूलने का पर्दा लगा दिया है, तो हमको कुछ याद नहीं है, हमें वो बहुत ज्यादा वो राई का पहाड़ बना देते हैं हम चीजों को। तो उसी में मजा है, ये गेम है एक्चुअली। सो इट्स लाइक फन थिंग, जिसको आ गया ना समझ में कि कैसे खेलना है, इट्स फन। क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली। कैटलिस्ट को अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे ना, हाँ यहाँ मुझे मौका मिल रहा है अपने आप को जानने का, अच्छी तरह से जानने का। कुछ लोग उसमें बह जाते हैं, दुख दर्द में पूरा सर्वाइवल मोड में घुस जाते हैं। तभी तो राय एक्सरसाइज बोलते हैं कि हर मोमेंट में लव एग्जिस्ट करता है। एवरी मोमेंट कंटेन्स लव। एंड उस चीज को एक्सपीरियंस करना हर एक मोमेंट में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि हम्म। ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक जर्नी है हमारी कि हम एक अनंत रचयिता की सेवा कर रहे हैं। एंड इस जर्नी में हम अपने आपका और एक अनंत रचयिता की मिस्ट्रीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक तरीके से हम एक एडवेंचर पे गए एंड हम सफर पे गए एंड हमें पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम नज़ारे देखते हैं, हम देखते हैं वाह यार क्या नज़ारा था ये, यार मजा आ गया देख के। तो ये जर्नी पे ये चीज है। पर होता क्या है, जब ये कैटलिस्ट जब आते हैं खासकर थर्ड डेंसिटी के अंदर, तो हमें यही नहीं पता कि हम एक ही सूत्र से आए हैं, हम सारे लोग, हम सारी चीजें, हमारे सारे अनुभव, वो वननेस की एक अंडरस्टैंडिंग टोटली चले जाती है। एंड जहाँ पे चले जाती है तो एक तरीके से ये हो जाता है कि आप क्रिकेट खेलने बैठे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है पिच कहाँ पे है, बॉल कहाँ से आ रही है। कहीं से भी बॉल आएगी एंड आपको पीठ पे लग गई, कभी कहीं कहीं पे लग गई, पता ही नहीं चल रहा। थर्ड डेंसिटी में वो गेम ही समझ नहीं आया आपको। फिर जब आपको समझ आता है कि यार ये रियलिटी सारी वननेस है, जब आप इस चीज की एक अनंत रचयिता को, एक सच्चाई परम सत्य है जो रियलिटी का आपका पूरे ब्रह्मांड का, कि ये सारी की सारी दुनिया एक अनंत रचयिता की बनी हुई रचना है। जब आप इस चीज को समझ जाते हो, इस चीज को एक्सपीरियंस करने लग जाते हो, तो आपको पिच दिखने लगती है, अरे बॉल यहाँ से आ रही है, ज्यादा कहीं से नहीं आ रही, बॉल आपकी एक अनंत रचयिता से आ रही है। एंड जब आप इस चीज को रियलाइज कर लेते हो, तब आप एक साथ चौका मार रहा है, कोई छक्का मार रहा है, कैटलिस्ट प्रोसेस हो रहे हैं, मजा आ रहा है, क्यों भक्ति आ जाती है ना वहाँ पे। गीता में भी यही लाइन दे रखी है आपकी कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, और जो भी कर्म कर रहे हो वो मेरे में न्यौछावर करो, एक अनंत रचयिता के अंदर उसे समर्पित कर दो। तो ये चीज आती है कि अब जो भी एक्शन कर रहे हो, जब आपको कुछ अटैचमेंट ही नहीं है थर्ड डेंसिटी इल्यूजन से, इल्यूजन टेम्पररी है, जो परमानेंट है वो रचयिता है। एंड आपकी चेतना है जो इस रचयिता का अनुभव कर रही है। एंड जब कोई चीज, सब चीजें इल्यूजन है, तो जो भी काम करते जा रहे हो बस समर्पित करते जाओ। एंड यही एक्चुअल भक्ति है, यही एक्चुअल प्रेम है, प्रेम के अंदर प्रेम। हर एक चीज आपको सिखाने आती है, लाइक हर एक चीज में टीचर है, एवरीथिंग इज योर टीचर बेसिकली। वो कैटलिस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट से आप कुछ और सीख रहे हो, नेगेटिव कैटलिस्ट से कुछ और सीख रहे हो। पर रानी एक और चीज बोली थी ना कि आपके प्लेनेट पे, आपके थर्ड डेंसिटी के प्लेनेट पे सबसे बड़ा अगर कोई कैटलिस्ट है ना, वो है सफरिंग, ट्रॉमा।
ट्रॉमा जो है उसी से सीखते हो आप, वरना सीखते ही नहीं हो। ट्रॉमा सबसे बड़ा कैटलिस्ट है, और ट्रॉमा आता है अदर सेल्फ से। सो हमारा अगर सबसे बड़ा कोई कैटलिस्ट है ना, वो हमारा अदर सेल्फ, मतलब दूसरा व्यक्ति, वो हमारा सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। और दूसरा है ट्रॉमा, इसी से हम सीखते हैं, अदरवाइज सीखते नहीं है। वैसे अगर मैं इंडिगो रे के पर्सपेक्टिव से, मैं अगर अपनी सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ की बात करूं, क्योंकि मतलब जो कैटलिस्ट का मैकेनिज्म है, जो कि ज्यादातर लोगों को प्रदान करता है रचयिता, जो कि ऑटोमेटिकली जो चीजें हमें मिलता है, सिस्टम है जो रचना का, उसके थ्रू जो कैटलिस्ट मिलता है, उसके अंदर ज्यादातर लोग तभी प्रोग्रेस करते हैं जब उन्हें सदमा लगता है। हम्म। ज्यादातर लोग तभी प्रोग्रेस करते हैं जब तक सदमा लगता है। एंड जब चीजें बढ़िया चल रही हैं, पॉजिटिव चल रही हैं, कोई एक्शन नहीं देता, सब इनएक्शन में बैठे रहते हैं, इसको एक सिंपल टर्म्स में अपना लॉ ऑफ वन में कहते हैं सिंकोल ऑफ इंडिफरेंस, कि पोलराइजेशन ही नहीं हो रही, आध्यात्मिक मार्ग पे आगे ही नहीं बढ़ रहे, कंफर्ट जोन में आ गए, चॉइस ही नहीं मेक करी। क्यों? क्योंकि चॉइस मेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कुछ। तो जब क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तब सारी जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स लेते हैं हमारे, कि यार हमको खाना खिला रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमको अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ती है, कि अपने लिए हमें एजुकेशन करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है चीज़ों के लिए, एंड फिर काम वाम करना पड़ता है, एंड लाइफ स्टेबल करनी पड़ती है अपनी। तो वो चीज़ होती है। तो स्पिरिचुअली भी यही होता है, जब तक आप छोटे हो, बच्चे हो, तब तक जो मैकेनिज्म है डिजाइन है रियलिटी का, आपको कैटलिस्ट प्रोवाइड कर रहा है बाय ट्रॉमा, वो एक्टिवेट रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के पार्ट में आप अडेप्ट बन रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप अपने कैटलिस्ट चूज करो। क्योंकि कैटलिस्ट जो अनडायरेक्टेड कैटलिस्ट आएगा वो ट्रॉमेटाइज करेगा। लेकिन अगर आप चूज करो कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन आपको पता है यार मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मेरे को अभी ये एक्शंस करना जरूरी है, मेरे को इस प्रकार के विचारों में जाना जरूरी है, मेरे को इस प्रकार की भावनाओं के समझना जरूरी है। जब आप अपने कैटलिस्ट खुद चूज करने लगते हो, उसे सेल्फ डायरेक्टेड ग्रोथ बोलेंगे। तो तो आप एवोल्यूशन में आगे बढ़ते हो। एंड उसमें स्वीट स्पॉट फाइंड करना होता है कि भैया आपको इतने सारे कैटलिस्ट भी नहीं लेने हैं एक साथ कि आप ट्रॉमेटाइज हो जाओ, एंड आपको इतने कम कैटलिस्ट भी नहीं लेने हैं कि आप पोलराइज भी ना हो। चैलेंज लेना है, एक तरीके से चैलेंज लेना है कि यार आज के दिन मेरे को ये सेवा देनी है रचयिता को, ये कैटलिस्ट मेरे को प्रोसेस करना है, इस तरीके से ये चॉइस मेक करनी है, इधर मेरे को पोलराइज करना। एंड ये जो तरीका होता है, अभी ऐसे ऐसे सब लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, एंड काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में सारे स्पिरिचुअली। तो एक इस इंटेंशनैलिटी के साथ, एक आइडियल इंटेंशनैलिटी के साथ, एक सेल्फ डायरेक्टेड कॉन्शियस यूज ऑफ कैटलिस्ट के साथ अगर आप आगे प्रोग्रेस करोगे, तो होगा क्या कि ये एक आदत बन जाएगी आपके सोल की। एंड अगर ये एक आदत बन जाती है आपके सोल की, देन अब मान लो ये लाइफ हमारी खत्म हो जाती है, देन अगली लाइफ स्टार्ट होती है। तो वो अगली लाइफ का जब हम डिजाइन करेंगे ना, मान लो अगर ग्रेजुएट हो गया एंड लाइक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया, वो अलग चीज है। एंड लेकिन अगर हम फिर से इनकारनेट होते हैं इसी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे, तो हमारे को, हमारी कॉन्शियसनेस को आदत है, हम अपने कैटलिस्ट खुद चूज करेंगे। हमको कोई हमारा स्पिरिट गाइड्स एंड एवरीथिंग, वो हमको डिजाइन हमारा रियलिटी का हमें सदमे नहीं देगा। देन वी कैन प्लान वेरी मच कॉन्शियसली कि यार मेरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना। तो एक एक इच्छा है कि आपको रचयिता के करीब जाना है, एंड जितनी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है कॉन्शियसली अपनी आपको कैटलिस्ट को चूज करके रचयिता के पास जाने की, उतनी स्ट्रॉन्ग आप रचयिता के करीब जाते हो, उतना ही स्ट्रॉन्ग रचयिता आपसे प्यार करता है, वो उतना आपको रिवील करता जाता है, उतना ही आपको उसी प्रकार के कैटलिस्ट मिलते हैं, ताकि वो आप रचयिता को और अच्छे से जान पाओ। अपने आप में सेल्फ रीइंफोर्सिंग मैकेनिज्म है, बहुत प्यारा डिजाइन बना रचयिता ने, लाइक वेरी ग्रेटफुल, बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग है। ट्रू ट्रू ट्रू। और किसी को बोलना है कैटलिस्ट के ऊपर? एनीवन एल्स? मैं कुछ बोलूं? हम्म। तो अपर्णा जी, आप ये जानते तो होंगे ना कि कैटलिस्ट हम खुद ही चॉइस करके, हम जब सोल इनकारनेट होती है तो हम खुद ही अपने अकॉर्डिंग लगा के आते कि हाँ मेरी जर्नी अच्छी रहेगी, तो मैं उसको कैसे आगे बढ़ाने के लिए कितने कैटलिस्ट किस तरह से लगाऊं, ये तो आप जानती होंगे ना। आवाज ही नहीं आई क्या? आपने पूछा। अब आपको ये पता तो होगा ना कि कैटलिस्ट हम ही, जब हमारा सोल इनकारनेट होता है अर्थ पे, तो हम ही खुद चूज करके लगाते हैं, ये तो जानती होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, वो बराबर है, वो पता है। तो बस लेकिन यही अभी तक रहता ना है। मुझे मतलब अड़थड़ा, डिस्टरबेंस ऐसे लगता था, अटकाव ऐसे लग रहा था। इसका मतलब मतलब मुझे ऐसे मीनिंग, मतलब डिस्टरबेंस आते हैं क्या बीच में, ऐसे लग रहा था, लेकिन अभी क्लियर हो गया। ओके ओके, फाइन, यही जानना चाहती। ठीक। चलो इसमें मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करता हूँ। ऐड क्या करना, जैसे लॉ ऑफ वन को पढ़ने के बाद समझ में आया
मेरे को एक चीज जो समझ में आई थी वो ये थी कि देखो, हम पैदा होने से पहले अपने माध्यम खुद चुन के आते हैं कि भाई, बेसिकली अगर मैं इसको ऐसे सोच के चलूँ ना कि इस वक्त मैं और मेरा हायर सेल्फ आपस में बात कर रहे हैं, अभी मैं पैदा होने की उस पर हूँ, मतलब कि अब मैं पैदा होने से पहले अपनी सारा डिजाइन क्रिएट करूंगा। अच्छा, ये चीज भी मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखी होगी अपने हायर सेल्फ के साथ कि भाई मुझे दूसरों की सेवा के रास्ते पर झुकाव बनाना है या खुद की सेवा के रास्ते पर झुकाव बनाना है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेज, जो मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूँ उससे पहले का। अब मैं यहाँ पर जब मैंने अपना सारा डिजाइन कर दिया तो मैं अपने उसको क्या क्या बोल के आऊंगा, मैं उसको ये बोलूंगा अपने हायर सेल्फ को, देखो भाई, यहाँ पे लगा हुआ है भूलने का पर्दा, मुझे पता नहीं कि मैंने क्या डिजाइन किया है क्या नहीं डिजाइन। तुम्हारा काम केवल इतना है कि अगर मैं दूसरों की सेवा के रास्ता अगर मैंने चुना है और उस रास्ते पर ना चलूं, तो मेरी जिंदगी में ये कैटलिस्ट निकालना। अब वो कैटलिस्ट दुख दर्द तकलीफें, ट्रॉमा, आप कह लो ब्रेकअप हो गया, झटके लग गए जिंदगी में, ये हो गया वो हो गया, ये सब चीजें उसी उसी की वजह से ही होती हैं एक्चुअली। ठीक है, तो और अगर आप ओवर कर जाओ तब भी हो सकता है कि ये आपका कैटलिस्ट लग जाए कि अरे तू, संतुलन बनाना है, जरूरत से ज्यादा आगे निकल गए दूसरों की सेवा के लिए। ठीक है, तब भी लग सकता है आपको झटका उसके बीच के अंदर। तो आपने उन्हें पहले बता रखा है कि भाई जैसे ही मैं अपने रास्ते से हटूं, तुम ये कैटलिस्ट लगा देना किसी भी फॉर्म में मेरी जिंदगी के अंदर। तो वो क्या करेंगे, वो उस कैटलिस्ट को घुमा फिरा के आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन से लगा देंगे। अब जिसे लॉ ऑफ वन पता है उसको तो समझ में आ जाएगा कि यार मेरी जिंदगी में अगर ये घटना घटी है ना अचानक से, और ये अजीब सी घटना है, अनवांटेड घटना है, मैं चाहता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो, ये अचानक से हो गया मेरी जिंदगी में, और इससे मुझे मतलब प्रॉब्लम हुई है, तो उसको उसी इमीडिएटली तब रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। अगर लॉ ऑफ वन उसने पढ़ रखे है और उसे पता है, तो जिसे नहीं पता है वो तो बेचारा खोया हुआ ही है, उसको तो पता ही नहीं। तो उसको इमीडिएटली ये सोचना है कि यार मेरा रास्ता दूसरों की सेवा, जो एक्शन इससे पहले मैं लेने वाला था या मैंने नहीं लिया, सोच हो सकता है ना आपने सोच रखा हो कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। अब जब नहीं किया तो वो आ जाएगा घूम के, वो कैटलिस्ट लग जाएगा आपकी जिंदगी में, ले आ गए और दुख दर्द परेशानी, ले आ गए और दुख दर्द परेशानी, तब रुक कर फिर आपको दोबारा अपने रास्ते पर आना पड़ेगा कि भाई मेरा चुना हुआ रास्ता दूसरों की सेवा का था, तो मैं उस रास्ते पर जाऊं, दोबारा उसी दिशा के अंदर काम करना शुरू करूं। सेम चीज बिल्कुल एप्लीकेबल है खुद की सेवा वाले के लिए। अगर उसने खुद की सेवा का रास्ता ले रखा है, और मेरे को तो पर्सनली मैं आई डोंट नो ये ट्रू है या नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ये जो खुद की सेवा के रास्ते पे है ना, सिंस दे आर सो एडवांस, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको तो ये तक पता है कि उनका एक्चुअली में उनका प्लान क्या है। वो हो सकता है अपने हर एक्शन अपने प्लान के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप टैप नहीं कर सकते, अक्षय रिकॉर्ड्स में टैप नहीं कर सकते, आप इधर उधर अपने अपने ही डेटा के अंदर टैप नहीं कर सकते, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उनके पास ऐसी एडवांस टेक्स्ट हो। ठीक है, लेकिन एनीवेज, अगर मैं उस बात को भी साइड में रख दूं, तो उनको भी ये पता हो, वो जो खुद की सेवा के रास्ते पे है, गलती से वो दूसरों की सेवा करने लग जाएगा तो उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो खुद की सेवा के रास्ते पर निरंतर निकलता जा रहा है और रिजल्ट भी बढ़िया मिल रहे हैं उसको, तो फिर उसको उसी दिशा के अंदर निकलना चाहिए, उसी दिशा के अंदर काम करना चाहिए। और गलत और सही दोनों ही रास्ते नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है कि चुनाव है। लेकिन आपका ये एक बहुत अच्छा तरीका है कैटलिस्ट का, अगर आपको पता है ना कि कैटलिस्ट लग रहा है मेरी जिंदगी में, ये बहुत अच्छा तरीका है समझने के लिए कि मेरा रास्ता क्या था, मैंने क्या चुन रखा है अपनी इस जिंदगी से पहले, यहाँ पे पैदा होने से पहले। अगर आप दूसरों की सेवा कर रहे हो और जिंदगी ठीक जा रही है, इसका मतलब आपने ये वाला रास्ता चुना हुआ था। लेकिन आप दूसरों की सेवा कर रहे हो और जिंदगी ठीक नहीं जा रही है, आप खुद की सेवा करने के रास्ते पर निकलो, देखो क्या जिंदगी ठीक चल रही है। अगर वो ठीक चल रही है तो इसका मतलब आपका झुकाव वहां पर था, आपने वो चुना हुआ है। लेकिन राह ने फिर इस बुक के अंदर एक जो ट्रिकी जो चीज बोली थी वो भी बहुत सही है। उन्होंने जब बोला कि अरे कोई भी किसी भी टाइम पर स्विच भी कर सकता है, स्विच भी कर सकता है, मतलब दूसरों की सेवा वाला खुद की सेवा के रास्ते पर भी जा सकता है, और जो खुद की सेवा वाला है वो दूसरों की सेवा के रास्ते पर भी जा सकता है। और दोनों ही केस में, स्पेशली खुद की सेवा वालों के लिए तो उन्होंने बोला था वो तो क्योंकि वो बिल्कुल कॉन्शियसली इस काम को कर रहा है, उसको पता है कि उसको ये काम करना है। अगर वो दूसरों की सेवा के रास्ते पे आ जाएगा, वो तो और लोगों से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पहली बात उसका रिसोर्सेज की कमी नहीं है। भाई वो इतना अपना सब कुछ लेके बैठा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ लेके बैठा हुआ है, वो उसको तो कोई टेंशन है नहीं, वो निकल जाएगा इस रास्ते पे तो और अच्छा करेगा।
बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल में अगर मैं इस पूरी बात को समराइज करूँ तो कैटलिस्ट जो है ना, ये बहुत सही तरीका है ये जानने का कि मेरा रास्ता कौन सा है। और कैटलिस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में। जो जिंदगी में खुशियां आती है ना, आपको लगता होगा कि वो कैटलिस्ट नहीं है, वो भी कैटलिस्ट है। वो भी झुकाव बनाने में मदद करती है। कि जैसे आपने किसी की मदद कर दी, दिल को खुशी ओ हुई, तो झुकाव बन जाएगा। झुकाव बन जाएगा दूसरों की सेवा का। ठीक है, तो दोनों ही चीजें देख के चलनी, केवल दुख दर्द तकलीफें नहीं देखनी है, ये भी देखना है कि यार जब मैं कोई चीज अच्छी कर रहा हूँ, इससे भी मेरा एक झुकाव बन रहा है और इसको करने से मेरे को रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। और सिंपल सी बात है, एक कहावत है ना, इंग्लिश में पढ़ा था मैंने, पता नहीं कहाँ पढ़ा था। एक ही चीज करते करते कभी भी आपको डिफरेंट रिजल्ट नहीं मिल सकते। आपको हमेशा नई नई चीजें ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि रिजल्ट डिफरेंट और अच्छे किस एक्शन को लेके आ रहे हैं। और जिस एक्शन से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए, उस एक्शन को पकड़ लो और उसी डायरेक्शन के अंदर काम करना शुरू करो। ये किसी बुक में पढ़ा था मैंने बहुत टाइम पहले। आई डोंट नो, कोई साइकोलॉजी की बुक थी या क्या था, आई डोंट रिमेम्बर। बट हाँ, पढ़ा था किसी बुक में। सॉरी अगर ज्यादा लंबा बोल दिया, हाँ एक वैसे। क्वेश्चन ही काफी काफी लंबा खींच लिया। बहुत अच्छी तरह से समझा अभी। बोलो वैशु। हाँ तो मैं खाली वो कहना चाहती थी कि इन शॉर्ट की कैटलिस्ट का मतलब वो है कि हम नए एक्सपीरियंस जनरेट कर सके, झुकाव बना सके, मतलब चॉइस कर सके, और रचयिता की दिशा में आगे बढ़ सके और चेतना का विस्तार कर सके। इसीलिए होते हैं, राइट, कैटलिस्ट। हाँ। यस। हाँ, हम्म कैटलिस्ट यस। होगा ही नहीं तो अभी ईशान ने कितना सही बोला। मान हम्म लो तुम्हारी जिंदगी में कैटलिस्ट है ही नहीं, हम्म और जैसे हमसे पहले की जो सिविलाइजेशन थी जिनका ये नहीं लगा था भूलने का पर्दा, वो कह रहे थे यार एक दिन रचयिता तो बनना ही है, आराम से बन लेंगे यार, क्या टेंशन है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदी किसी का दुखायो ना। चलने दो, जिंदगी जैसे चल रही है, क्या टेंशन है। आज इस जंगल घूमे, आज उस पहाड़ चढ़ गए, मस्ती कर रहे हैं बस जिंदगी में। चल ही नहीं रहे हैं आगे। पढ़े मतलब बेसिकली ऐसे हो गया कि आपको अपनी पुरानी जिंदगी याद है, तो आपको पता है कि भाई मैं वहां से आया हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आया हूँ। अरे यार ब्रह्मांड तो अनंत है, आराम से कर लेंगे। कुछ होते हैं ना कुछ लोग जिनका ऐसा होता है कि अरे यार आज नहीं यार, कल करूँगा। कल नहीं, अरे कल नहीं यार, परसों करूँगा। उससे प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादा हो जाता है। अब लग गया भूलने का पर्दा। अब जैसे ही वो लगा, सब भूल गए। कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा। और ऐसे में जो कैटलिस्ट उसने डिजाइन कर रखे हैं अपने लिए, वो भी लगते चले जाएंगे साथ में। तो या तो वो एक चुनाव करेगा, इसकी वजह से चुनाव होगा वो तेजी से अब। या तो वो एक्शन एक्स ले लेगा, या एक्शन वाई ले लेगा, या एक्शन जेड ले लेगा। एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज हैं, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं कि वो क्या एक्शन ले ले। एक ही चीज को करने का तरीका दो लोगों का बिल्कुल अलग हो सकता है। समझ रहे हो, एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करेंगे। ठीक है तो ये जो वेल है ना, इसने किया एक्चुअली में मेन काम। और इसकी वजह से जो गेम है वो हो गई इंटरेस्टिंग। अब जिनको कॉन्शियसली लॉ ऑफ वन पता है, स्पेशली खुद की सेवा वाले भी और अब दूसरों की सेवा वाले साइड भी, जिनको लॉ ऑफ वन मिल गई है, उनके लिए गेम खेलनी आसान है। वो अपना झुकाव बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली। पर जिनको नहीं पता है कि भाई भूलने का पर्दा लगा हुआ है, वो आज भी यही मान के बैठे हुए हैं कि जिंदगी ऐसे ही होती है। वो कॉन्शियसली चुनाव नहीं कर सकते। वो जिंदगी में जैसे जैसे परिस्थितियां आती जाएंगी, कैटलिस्ट भी लगते जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि वो अपना रास्ता बदल ले, लेकिन बहुत रेयर चांसेस ऐसे होते हैं कि वो अपना रास्ता बदले। ज्यादातर लोग सेम मिस्टेक को बार बार रिपीट करते रहते हैं, एंड देन दे एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। और वो डिफरेंट रिजल्ट कभी आता नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपने कैटलिस्ट कुछ और लगा रखा है। कैटलिस्ट लगे जा रहा है बार बार, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अपना एक्शन चेंज करने की जरूरत है। और एक्शन चेंज करने के लिए मैंने बता ही दिया है। आपके अंदर से जब तक नहीं होगा ना, दिल मन नहीं बोलेगा कि यार मेरे को अपना एक्शन चेंज कर लेना चाहिए, और फिर उसके ऊपर एक्ट करिए और फिर रिजल्ट देंगे, तभी कर सकते हो। अदरवाइज तो क्या ही बोले। ब्रह्मांड तो सभी का ही है बराबर, सब कुछ, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। हाँ दिशा। भैया मुझे ना ये क्वेश्चन पूछना था कि ना जनरली कैटलिस्ट तो ऐसे ही लगते हैं कि जो सेल्फ के लिए ही होते हैं, तो क्या इसका मतलब रास्ता ऐसा होता है कि जो खुद के लिए है? क्या?
मतलब कैटलिस्ट तो ऐसे ही लग रहे हैं, मतलब मेरी लाइफ में मैं बताऊं जैसे, जो मतलब मुझे जानने के लिए ही है कैटलिस्ट, के मेरे लिए ही लग रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रास्ता ऐसा हो कि जो मेरा सेल्फ वाला है, तबकि मैं तो सर्विस टू अदर्स पे हूँ। कभी अपनी अपनी लाइफ के ऊपर ना फनीली ना रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करना, जब भी आप कोई एक्शन लेते हो ना, कोशिश करना कि देखो, ओहो मैं तो ऐसे भी कर सकती थी, ओ ओ मैंने तो ये कर दिया यार। होता है ना कभी कभी, यार काश यार ये ना करके वो करता तो रिजल्ट सही आता। हो जाता है ना, एरर तो होते ही हैं। हाँ। रान ने क्या बोला है, रान ने बुक के अंदर ये बोला है कि सही गलत कुछ नहीं है, एरर्स होते हैं बस। एरर का मतलब ये है, राह का जो एरर का बोलने का मतलब था वो ये था कि भाई तुम्हारा चुनाव और रास्ता कुछ और है, उसके हिसाब से तुमने कैटलिस्ट कुछ और ले रखे हैं, एक्शन तुम कुछ और ले रहे हो। और अगर वो आपके कैटलिस्ट से और आपके एक्शन प्लान से, इसको बोलते हैं आपने अपना रूट कॉज और अपना एक्शन प्लान पहले से ही डिजाइन कर रखा है, एक्शन आपको लेना था कुछ और, आपने ले लिया कुछ और वो मैच नहीं किया डेटा, तो उस डेटा के अंदर आ गया एरर। सेम चीज तुम टेक्नोलॉजी में देखोगे, टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऐसे ही होता है। मान लो दो डेटा सेट है, दो डेटा है, मैंने एक एक सेल के अंदर लिखा है भाई दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, दूसरे में लिखा मैंने उसका रिवर्स कि दिस वैल्यू शुड बी दिस वैल्यू, मतलब दोनों बराबर करनी है मेरे को। और बीच में मैं उसके अंदर एक गलती से भी एक एक पॉइंट एक जीरो भी ऐड कर दूंगा ना उसके अंदर, जीरो क्या एक डॉट भी लगा दिया अगर मैंने गलती से अपने लैपटॉप में, वो पूरा कोड ही खराब हो जाएगा मेरा, कुछ भी वो खराब हो जाएगा वो। तो क्रिएशन में एरर आ गया। बड़ा सिंपल है, इसको समझना, इतना ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं लगता कैटलिस्ट को लेके कोई इतना टेक्निकल होने की जरूरत है, बस उसको ऐसे लेके चलना ज्यादा सही है कि यार अगर मैं अपने झुकाव के अकॉर्डिंगली कोशिश कर रहा हूँ एक्शन लेने के लिए, और चीजें मतलब या तो सो एंड सो जाएंगी, या फिर चीजें काफी थोड़ी बहुत स्मूथ चलेंगी। अगर ऐसा है तो ठीक है। हाँ ईशान वांट्स टू से समथिंग। हाँ ठीक है ईशान, गो अहेड। So you go ahead. You said you express yourself. नहीं नहीं, हो गया मेरा, मैं तो इतना अच्छा, ही बोलना। तो लाइक आई वाज लाइक टॉकिंग अबाउट लाइक दिशा का क्वेश्चन था कि कैटलिस्ट मैं सर्विस टू अदर्स में हूँ तो सेल्फ पे क्यों लगते हैं। तो थिंग इज कि आपका आपका सेल्फ रचयिता को अनुभव करने आया है, एंड रचयिता को अनुभव करते हुए आप सेवा कर रहे हो दूसरों की, एंड दूसरों की सेवा करते हुए आप रचयिता को जानने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप एक तरीके से आप अनंत रचयिता हो, न आपको पता नहीं कि आप अनंत रचयिता हो, एंड आपने अभी धारण कर रखा है एक फाइनाइट फॉर्म। ठीक है, अनंत रचयिता दिशा, तो आपने धारण कर रखा है एक फाइनाइट फॉर्म। तो इस फाइनाइट फॉर्म को अपनी एक्चुअल फॉर्म को अनुभव करना है कि अनंतता की, एंड वो फॉर्म को अनुभव करने के लिए उसको अपने एक्चुअल साइज से स्ट्रेच होना पड़ेगा। कि रबर बैंड जब स्ट्रेच होती है तो वो फैलती है, उसको वो फिर पतली होती है, फिर वो इलास्टिसिटी उसमें बढ़ती है। तो उसी तरीके से आपकी चेतना फैलती है। जबकि कैटलिस्ट आता है, जब कोई आपको परेशानी आती है, कब देखना अंदर से सिकुड़ जाते हो पूरा, वो रबर बैंड पूरी सिकुड़ जाती है टोटली। एंड फिर जब आप सिकुड़ जाते हो इंटरनली, गुस्सा आता है आपको या फिर कोई भी इमोशन है, सैडनेस है, आपका फिर माइंड काम नहीं करता, इमोशंस में आ जाते हो एकदम, आप एकदम ऐसे हो जाते हो गायब से, एकदम अलग ही दुनिया में। अगर आपको गुस्सा आता तो या फिर आप ऐसे हो जाते हो कि आपको कुछ नहीं पता, आपकी चेतना है ही नहीं है, आपका सिर्फ शरीर है और आपका गुस्सा है, एंड आप वही है आपका वजूद। तो इन सब चीजों के अंदर जो जब आप सिकुड़ जाते हो तब आप फिर आप कोशिश करते हो आप जानने की कि यार कि मतलब ये क्या चीज है, मैं कैसे सिकुड़ रहा हूँ यहाँ पे, नहीं सिकुड़ना मेरे को। मैं अनंत रचयिता हूँ और मैं इन्फिनिट हूँ, मैं फाइनाइट नहीं हूँ, मेरे को छोटा नहीं होना, मेरे को फैलना है, मेरे को अपना अनंतता अनुभव करनी है, जितना ब्रह्मांड है मेरे को अपने असली रूप में आना। एंड वो चीज करने के लिए जिस जिस मोमेंट पे, जिस सिचुएशन पे वो कैटलिस्ट स्ट्राइक हुआ था, उस चीज के अंदर आपको ये चीज देखती है कि अब आप इस सिचुएशन को जब आप दोबारा अनुभव करोगे आप कैसे नहीं सिकुड़ोगे। तो अब ये जो चीज होती है ये आपका, या बात ये है कि ये आपका रिश्ता है रचयिता के साथ, आपको किस प्रकार के कैटलिस्ट मिलते हैं एंड आपको किस प्रकार से, क्योंकि देखो जो जिसको रचयिता ज्यादा प्यार करता है ना कैटलिस्ट उसी को देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इसको मैं अपने पास बुलाना चाहता हूँ, इससे इसको मैं करीब लाना चाहता हूँ, इन द सेंस कि मैं इसको अपना दिखाना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, एक अनंत रचयिता। एंड आपको फिर जितना कैटलिस्ट मिलता है उतना आपको मौका मिल रहा है एक अनंत रचयिता को जानने का। तो ये चीज आती है इस चीज के अंदर कैटलिस्ट का। एंड अब
आपको ही तो कैटलिस्ट मिलेंगे, क्या कि आप अपना लाइफ में आप आगे बढ़ सको, रचयिता को जान सको। अगर कैटलिस्ट दूसरों को मिलेंगे, आप बस दूसरों की सेवा कर रहे हो, तो वो दूसरों को रचयिता का प्यार मिल रहा है। यहाँ कैटलिस्ट अगर आपको मिल रहे हैं तो आपको आपको रचयिता का प्यार मिल रहा है। तो ये इसको वही चीज है, आप इस चीज को भैया नेगेटिव सेंस में ना लेते हुए। हम्म। भैया मेरा ना, मैं ये तो मुझे पता है, और मैं बस जैसे हम्म। भैया ने बोला ना कि अपन को कैटलिस्ट से समझ जाना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है, तो मेरा उस चीज पर सवाल था कि मतलब जैसे मेरे पे सेल्फ वाले कैटलिस्ट आ रहे हैं, मान लीजिए जैसे मुझे अपने आप को ज्यादा प्यार करना चाहिए, सेल्फ लव वाले ज्यादा आ रहे हैं, तो उस पे हाँ। मैं बोल रही थी कि मैं तो सर्विस अच्छा। स्टैंडर्ड्स पे हूँ, तो वो मेरा वहां से बस हाँ क्वेश्चन जनरेट हुआ था। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ इसका हाँ। जवाब अच्छा मैं अच्छा दूं? अच्छा। हाँ, इसका यू जवाब मैं कैन दूं? गो ऑन, श्योर श्योर श्योर। ओके, दिशा। सो मेन कैटलिस्ट का क्या रीजन है? क्रिएटर वांट्स टू नो इटसेल्फ, है ना? आपको खुद को जानना है, नो योरसेल्फ, राइट? सो दैट इज द मेन रीजन कि हम अपने ही चेतना को कितना बढ़ा सकते हैं, हम अपने आप को कितना जान सकते हैं। दैट इज द कैटलिस्ट। अब तुम जो बोल रहे हो सर्विस टू अदर्स, दैट इज सर्विस, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कैटलिस्ट इज टू नो योरसेल्फ, and service is what you're doing after knowing yourself, the choice you're making after you know yourself. लेकिन दोनों है अलग अलग चीजें, लेकिन दे डू कम टुगेदर। अब कहीं ना कहीं अनलेस एंड अनटिल तुम अपने आप को नहीं जानोगी, तुम दूसरों को सेवा कैसे दोगी? अनलेस एंड अनटिल तुम अपने आप से प्यार नहीं करोगी, तुम दूसरों को प्यार कैसे दोगी? Are you understanding what I'm trying to say? So knowing yourself, this is the whole thing ना। क्रिएटर यहाँ पे दिशा के रूप में क्यों बैठे हैं यहाँ पे? वो अपने आप को जानना चाहते हैं ना। सेवा करनी है वो अलग बात है, लेकिन वो अपने आप को जानना चाहते हैं ना। अगर ये दिशा जो है वो अपने आप को जानती ही नहीं है, वो क्या सामने वाले को जान पाएगी? वो, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं भी तो रचयिता हूँ, मुझे भी तो प्यार की जरूरत है, क्या वो सामने वाले में रचयिता देख पाएगी? दैट इज द होल थिंग। सो यू हैव टू love yourself, you have to know yourself, you have to accept yourself, so that you can be of service to others, so that you can love others. So ये basically जो है जो सर्विस तुम अपने आप को दे रही हो ना, that is service you will be giving to others, but that's a choice. So first step is knowing yourself, step number 2 is giving service to others. So that's how it goes. आया समझ में? हाँ जी, मुझे आ गया। मैं अभी भी मैं यही कह रही हूँ, मुझे ये पता है आप जो बोल रहे हो, भैया जो बोल रहे हैं। बस मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब जैसे जो भैया ने बोला था ना, पाव भैया ने, मैं बस उस चीज पे वो पॉइंट समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब जिस तरीके की आ रहे हैं उस तरीके का मतलब रास्ता, भैया बोल रहे थे ना कि ऐसे कैटलिस्ट आ रहे हैं तो ऐसा रास्ता है, तो वही मैं समझने की कोशिश कर रही थी। अब जैसे नेगेटिव वाले लोगों के लिए, तो उनके लिए एटलीस्ट किस तरीके के आते होंगे? उनके लिए उनके लिए ऐसे टाइप के आते होंगे कि वो सेल्फ लव वाले आते होंगे, तो फिर वो उनका सर्विस टू सेल्फ वाला रास्ता है। मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी उस चीज को लेके जो भैया ने बोला था। ओके, आयशा। तो आई वांटेड टू ऐड, लाइक दिशा को, लाइक सही अच्छा लगा जान के, लाइक दिशा को क्लैरिटी मिली इस चीज पे। एंड आई वांटेड टू ऐड दैट लाइक कैटलिस्ट कोई छोटी चीज नहीं है। लाइक कैटलिस्ट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग कि रचयिता ने रचना करी क्यों। एंड यहाँ पे कैटलिस्ट एक्सपीरियंस ये बहुत मेजर पार्ट है आपका आर्केटाइपिकल माइंड के, कि ये जो डिजाइन करा गया है कैटलिस्ट का मैकेनिज्म, जिससे हमें वो अनुभव करने को मिलता है रचयिता का, जिससे हमें ये हम जो मैट्रिक्स है, जो कि हमारा पोटेंशिएटर है एंड हमारा कैटलिस्ट है, एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से हम पे प्रभाव डालते हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि हम अनुभव कर सकें अपने आप का, दूसरों का, रचयिता का। तो ये बहुत डीप चीज है। एंड वही चीज है, जितनी मतलब अडेप्टहुड में क्या है कि हम जितना हम रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं डीपली, जितना हम रचयिता को समझने की कोशिश करते हैं डीपली, उतना ही हम सर्विस कर रहे हैं रचयिता की। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग में दो मेन कॉन्सेप्ट्स आते हैं। एक तो आपका, मैं अपना योगा की ट्रांसलेशन में बताऊं तो एक तो आ गया ज्ञान योग और एक हो गया कर्म योग। तो ज्ञान योग आ गया कि लाइक नॉलेज ऑफ द सेल्फ, नॉलेज ऑफ द अदर सेल्फ एंड नॉलेज ऑफ द क्रिएटर, वन इन्फिनिट क्रिएटर। एंड कर्म योग में आ गया आपका एक्शंस, कि एक्शंस हो गया लव ऑफ द सेल्फ, लव टू द अदर सेल्फ एंड लव टू द वन इन्फिनिट क्रिएटर।
तो लव एंड लाइट आ गया इन दोनों में। लव आ गया आपका एक्शंस के अंदर एंड लाइट आ गया आपका नॉलेज के अंदर। एंड इन दोनों चीजों को जब आपने बैलेंस कर दिया, कर्म योग और ज्ञान योग, लव इन एक्शन एंड लाइट इन नॉलेज, जब इन दोनों चीजों को आपने बैलेंस कर दिया तब ही आप लॉ ऑफ वन पे चलोगे। डेंसिटी फोर्थ लॉ ऑफ लाइट, फिफ्थ लॉ, फोर्थ लॉ ऑफ लव, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइट, एंड देन सिक्स डेंसिटी आती है लॉ ऑफ वन। तो ये एक्शन प्लान रहेगा देखा जाए तो इस चीज का। हाँ वैशु। दिशा आई थिंक आप एकदम पूरा क्वेश्चंस पहले बताओ कि आप क्या मतलब कहना चाहते, सर्विस टू सेल्फ एंड सर्विस टू एक अदर। सेकंड वैशाली जी, गाइस आई विल हैव टू ड्रॉप। ये हमारे कोको महाराज ने ना वो ले लिया है हाथ में, क्या बोलते हैं उसको, हाथ में नहीं, मुंह के अंदर चाकू। ओह और माय इससे गॉड, पहले बी अपने केयरफुल। आप को चोट लगाए और ये ओके ओके कुछ करे, ओके दैट्स ठीक है ना। फाइन। तो मैं ओके भी ओके, हाँ ड्रॉप कर रहा ठीक हूँ, है। वो नो जरा इस प्रॉब्लम। सिचुएशन से डील करने दो। कैटलिस्ट लग गया मेरा। हाँ ओके। सर्विस टू अदर्स, बाय बाय। ओके। वो नो। टेक हाँ केयर। दिशा। हाँ दी, मैं ना जैसे जो पा भैया ने लाइंस बोली थी ना, बोला था ना कि जैसे जैसे कैटलिस्ट लगते हैं हमको उस वक्त समझ जाना चाहिए कि हमारा रास्ता मतलब कुछ गलत करे, हमारा रास्ता कोई और है। तो मैं बस उसी पे रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी थी कि मतलब जैसे मेरे पे सेल्फ लव वाले कैटलिस्ट लगते हैं तो अभी तो खैर अब तो कम ही हो गए हैं, बहुत प्रीवियसली बता रही हूँ मैं, अब तो नहीं लगते। तो जब सेल्फ लव वाले कैटलिस्ट लगते हैं तो यानी मेरी जो रास्ता है वो सर्विस टू सेल्फ है क्या, मतलब मेरा मतलब ये था। फिर सोनिया दीदी ने बोला कि अपने आप को जानोगे तभी तो फिर दूसरों को जानोगे, तो उस चीज से मेरे को क्लैरिफाई हो गया वो चीज। बट फिर भी मुझे ये जो भैया ने बोला था वो मुझे समझ नहीं आया कि उनने ऐसा क्यों बोला था, कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये तो वाली बात बस समझ नहीं आई थी। हाँ, सोनिया ने जो बोला ना वो एकदम सही है। और दूसरा मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपको बताती हूँ। आप अपने लाइफ के पूरे पैटर्न्स को देखना, कहाँ कहाँ पे आपने अपने आप को लव नहीं किया है, एक्नॉलेज नहीं किया है, कहाँ कहाँ पे कमियों को आपने मतलब अपने आप को दोष दिया कि भाई मैं ऐसी थी, उसने मुझे ऐसा बोले, शायद मेरे में ही कमी होगी। सो यू नॉट एक्नॉलेजिंग योर सेल्फ। मैं क्योंकि आई थिंक आई रिमेम्बर हमने एक दो बार हम ग्रुप में भी डिस्कशन किया होगा। सो वो पैटर्न्स को देखना आप, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या आपकी लाइफ में हो रहा था। तो जहां जहां पे भी आप, वहां सेल्फ लव की कमी होती है, इसीलिए हमें सेल्फ लव तो करना ही है, क्योंकि वी आर ऑल्सो क्रिएटर। हम अपने आप को ही नहीं जानेंगे तो दूसरों को जान ही नहीं पाएंगे। और हमारा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम 49% हम पहले हमारा अस्तित्व को एकदम कंप्लीटली बैलेंस करें, तब जाके हम सर्विस टू अदर करेंगे ना। वो भी जरूरी है, तब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता आपका कंप्लीटली है, सर्विस टू अदर या सर्विस टू सेल्फ। तो क्वेश्चन वैसे अच्छा है। खुद से प्यार करना सर्विस टू सेल्फ नहीं है दिशा। खुद हाँ, से प्यार वो बहुत करना, जरूरी है। खुद से प्यार करना पैथोलॉजिकली प्यार करना कि आप दूसरों को कुचल के खुद से प्यार कर रहे हो, वो पैथोलॉजिकल है, वो सर्विस टू सेल्फ है। आप दूसरों से प्यार दी, करते हुए खुद से प्यार कर रहे हो, वो कैसे सर्विस टू सेल्फ हो गया। हाँ तो हम्म। दी वो भैया ने बैलेंस की नहीं बोली थी ना, तो मैं सोचने लगी वो ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब सेल्फ ना हो रहा है तो रास्ता ही सेल्फ वाला है, मैं ये सोच रही आई थी थिंक मैं समझ उन्होंने गई ये। आप क्या कहना चाहते हैं, हाँ स्पेक्ट्रम है क्योंकि वो। हाँ। वो पूरा एक स्पेक्ट्रम है, सेल्फ लव का एक हाँ, पूरा स्पेक्ट्रम होता है। वो हाँ, वो उसका मतलब सर्विस टू सेल्फ में डोमिनेंस, कंट्रोल और सब कुछ आता है। पर आपके लाइफ के पैटर्न आप नोटिस करोगे कि आपको सेल्फ लव की बहुत जरूरत थी, इसीलिए आपके पास मतलब जरूरी है कुछ कुछ समय पे। मैं पहले ईशान बोल लेना, फिर मैं एक बताती हूँ। एक एक्सपीरियंस हुआ पहले ही दिन, इंडिया में हूँ मैं, हूँ अभी 3 दिन हुए हैं, मैं बताती हूँ आफ्टर। हम्म। आई वांटेड टू ऐड कि लाइक ये चीज को डिफरेंशिएट करना कि सर्विस टू सेल्फ है ये चीज या सर्विस टू अदर्स है, ये सिंपल आपका उस स्टेज से हो जाएगा जब आप ये चीज आइडेंटिफाई करने लगोगे कि आपका जो भी आप चीज कर रहे हो उसमें ग्रीनरी है या ग्रीनरी नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है दिशा कि आप बैलेंसिंग को आप सेपरेट आइसोलेटेड कंपोनेंट्स के तरीके से समझ रहे हो कि यार ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, आप एक स्पेक्ट्रम में नहीं समझ पा रहे। तो जब आप बैलेंसिंग समझने की स्टार्ट करते हो तो रेड रे से स्टार्ट करो, फिर आपका ऑरेंज रे आता है, फिर येलो रे आता है, फिर ग्रीन रे आता है। तो सर्विस टू अदर्स की जो चॉइस है, आपका सर्विस टू अदर्स की चॉइस का मतलब है कि आप ग्रीन रे को चूज कर रहे हो रादर देन ग्रीन रे को। आप ग्रीन रे देने की कोशिश कर रहे हो, लव देने की कोशिश कर रहे हो, और लव लेने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ये आपका प्राइमरी डिफरेंशिएटर आएगा
सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू लव के बीच में। एंड इस चीज को करने के लिए, सर्विस टू अदर्स को करने के लिए, आपका येलो रे, ऑरेंज रे और रेड रे बैलेंस होना जरूरी है। एक तो आपका फिजिकल हेल्थ, आपका न्यूरोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल हेल्थ, फिर आपका ऑरेंज रे में आपका सेल्फ, कि आपकी सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, झुकाव कैसे हैं, इमोशनल फैंटेसी, सेक्सुअलिटी, ये सब जो आपके डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, इंटेंशनैलिटी है, ये कैसी है, ये आपका आपका ऑरेंज रे में आता है। ये कैसा है, इसमें बैलेंस करना जरूरी है। इसमें ज्यादा बैलेंस हो जाता है तो आप इमोशनल एडिक्शन में पहुंच जाते हो, कि आप किसी टाइप के इमोशंस का एडिक्शन हो जाते हो, एंड किसी टाइप के इमोशंस को आप नेगेट करने लग जाते हो। तो हेल्दी इमोशनैलिटी, हेल्दी सेक्सुअलिटी, इन सब चीजों के लिए ऑरेंज रे आपका आता है। फिर आपका येलो रे आता है, ये आता है पावर का, कि आप अपनी अपनी बाउंड्स के अंदर, अपनी बाउंड्रीज में आप सेफ हो, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपनी आप सेफ्टी मेंटेन कर पा रहे हो, आपकी सेफ्टी नीड्स किस लेवल पे ऑपरेट हो रही हैं, एंड आप सोशल लाइफ को नेविगेट कैसे कर पा रहे हो, कामली कर रहे हो या फिर टेंशन में कर रहे हो। तो ये आपका जो सेफ्टी, जो आपका मैनेज करने का सेंस है, जब आप सोशली नेविगेट करते हो, ये आपका येलो रे आता है। एंड जो आपका इम्बैलेंस है दिशा, वो आपका येलो रे का है, ग्रीन रे का नहीं है। ग्रीन रे जब आपकी, येलो रे जब आपका स्ट्रांग हो जाएगा, लोअर 3 फाउंडेशन अच्छी होंगी, तभी तो ग्रीन रे कर पाओगे। जब आप सेफ, अपने अंदर ही सिक्योर नहीं हो, अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, और दूसरों से आप प्यार ही प्यार करे जा रहे हो, प्यार ही प्यार करे जा रहे हो, वो प्यार आप बताओ, कहीं कहीं आप रचयिता की सेवा कर रहे हो, आप तो रचयिता के लिए डिससर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप भी तो रचयिता हो, आप अपनी सेवा ही नहीं कर रहे हो उस सेंस में कि आप दूसरों की सेवा अच्छे से कर पाओ। आप दूसरों की फिर जो सेवा करोगे, वो सेवा इफेक्टिव ही नहीं होगी, तो ये डिससर्विस हुई, ये सर्विस नहीं हुई। तो बैलेंस, कभी भी आप बैलेंसिंग की कोशिश कर रहे हो ना, पूरा स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करो, नीचे से लेके ऊपर तक, जिस 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 लेवल पे आपको डिस्टॉर्शंस फील हो रही है। यस, करेक्ट। हाँ भैया समझ आ गया, बट ऐसा पहले हुआ करता था, अब तो ऐसा नहीं है। और ये येलो रे वाला, येलो सेल्फ मुझे लव भी बहुत बैलेंस परेशान करना करता जरूरी है। सेल्फ लव में है। देखो हाँ, क्या है ना सेल्फ यहाँ पे, लव ये भी है। हाँ हाँ, इसमें हाँ। स्पेक्ट्रम मतलब आएगा फिर क्या अब। होता है ना, सेल्फ लव फिर ज्यादा हो जाता है तो फिर ऐसा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरों को निग्लेक्ट करने लगते हैं, हाँ दूसरों को भी कभी हमारी हाँ, जरूरत होती है, तो ऐसा हो एग्जैक्टली, जाता है, मैंने देखा है। तो वो भी एग्जैक्टली, बैलेंस एग्जैक्टली। करना इम्पोर्टेंट है। फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा ग्रीन रे ब्लॉक हो जाए, फिर ऐसा हो सकता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को ना बैलेंस करना पड़ता है। एंड ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम दो एरियाज में आता है। एक आपका रहता है, इसे इसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्टाइल। इंटरपर्सनल स्टाइल में आपका स्पेक्ट्रम होता है पैसिव, या तो आप पूरी तरीके से पैसिव होते हो, जो बोलता है हाँ जी कर देते हो, ठीक है, ये आता है आपका पैसिव। एक होता है अग्रेसिव, कि आपको जो बोल रहा है किसी की नहीं सुनते, अपनी ही चलाते हो, ठीक है। इसके बीच में आता है असर्टिव आपका, तो आपको असर्टिव स्टैंस रखना होता है। एंड असर्टिव स्टैंस पॉसिबल होता है जब आपको क्लैरिटी है कि आपको लाइफ में करना क्या है, ठीक है, एंड आप क्या करना चाहते हो। एक तो ये है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कि रचयिता की सेवा करनी है, ये होता है क्लैरिटी। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे पार्ट आता है एम्पैथी, कि आप किसी अदर सेल्फ से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, आप उसकी जरूरतें समझ पा रहे हो, एंड उसकी जरूरतों को समझते हुए सेवा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, चाहे आप किसी के साथ आप इंटरेक्शन गलत ही कर रहे हो, चाहे आप उस पर गुस्सा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सेवा ही है, वो सेवा के फॉर्म में ही जाएगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में ही जाएगा, चाहे आप पॉजिटिवली सेवा कर रहे हो, चाहे आप उसको आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैटलिस्ट दे रहे हो। बट द थिंग इज, वो आपकी सेवा इफेक्टिव है या नहीं है, वो चीज के लिए आपको एम्पैथी की जरूरत है, अदर सेल्फ को फील करने की जरूरत है, आपको सामने वाले का पर्सपेक्टिव जानने की जरूरत है, वो जहाँ पे है उसकी चेतना, उसको वहां पे मिलने की जरूरत है, सोल बाय सोल मिलने की जरूरत है, फिजिकल बॉडीज के थ्रू नहीं। तो ये चीज आती है इसके अंदर। तो पावर और एम्पैथी, ये आपका येलो रे और ग्रीन रे के बीच का जो डांस है ना, बहुत 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 मुश्किल डांस रहता है काफी सारे लोगों के लिए इस 3D इनकारनेशन में, एंड काफी ज्यादा सेंट्रल है ये चीज। है। समझ ओके, गई। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस है? कैटलिस्ट पे ही हो गया पूरी चर्चा आज तो। कैटलिस्ट काफी बड़ा कॉन्सेप्ट है, कैटलिस्ट को जितना देखा जाए उतना कम है, अभी आर्केटिपिकल माइंड में हम गए नहीं है यहाँ पे। उसमें जाएंगे तो अपने आप में बहुत डीप चीज है, एंड बहुत जरूरी है समझना कैटलिस्ट को। काफी काफी अच्छी कन्वर्सेशन है। तो मुझे वो पूछना था कि चलो, जो जागरूकता में हम, जैसे सपोज हमारे ग्रुप में हम इतने लोग हैं, हम लोग इतने अवेयर तो है कि कोई कैटलिस्ट लगेगा तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, मतलब मोस्ट लाइकली
ह्यूमंस के मतलब हमारे रिलेटिव्स बोल दो, मोस्टली लाइक उसके रूप में हमें एक्सपीरियंस होता है, या फिर कोई नेचर के फॉर्म में भी होता है। पर अब जो लोग जागरूक नहीं है, राइट, उनके लाइफ में तो धाड़ लगे ही जाएंगे एटलीस्ट, और वो मतलब वेल की वजह से उनको थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है ना। वो जा हमें पता चल जाएगा तो हम उसको प्रोसेस करेंगे, पहले माइंड में प्रोसेस करेंगे कि चलो ये ऐसा हुआ तो उसको ऐसे हम रिजॉल्व करेंगे, ऐसा हम माइंड में पहले सोचते हैं। और फिर पर जो जागरूक बिल्कुल नहीं है, सपोज हमारे फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है, रिलेटिव्स में है, उनके ऊपर तो धड़ाधड़ लगे ही जा रहे हैं, और वो रिपीटेड 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 चीजें करते ही जा रहे थे, होंगे, है ना, मतलब जस्ट करते हैं, देखा भी है। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि उसके लिए हम मतलब वो हेल्प ना मांगे तब तक वो हमें हेल्प ही नहीं कर सकते ना उनको। नहीं, ऐसा थोड़ी है, उनको हेल्प नहीं मांगे तब तक हेल्प नहीं करनी। नहीं, मतलब जितनी आपकी क्षमता है उतनी हेल्प करना तो जरूरी है। अब आपको कोई दिख रहा है, कोई दर्द में है, कोई तकलीफ में है, हाँ अब वो क्या हो रहा है कि आपका पूरे प्लेनेट की वाइब्रेशन कम हो रही है ना उसके दर्द एंड तकलीफ से। हाँ एंड बिल्कुल। जितनी आपकी हद बन रही है कि जितना आपको तकलीफ या दर्द नहीं हो रहा है, एंड जितनी आप सेवा कर सकते हो कि आप सेवा करते हम्म, टाइम आपको तकलीफ एंड दर्द ना हो, क्योंकि कई बार सेवा करते टाइम ज्यादा सेवा करते हो तो उसमें हमें भी तकलीफ एंड दर्द हो सकता है। जितना हमें तकलीफ एंड दर्द नहीं हो रहा है, जितनी हमारी क्षमता है सेवा करने की, उतनी हमें सेवा देनी चाहिए सामने वाले की, ताकि हमारी कलेक्टिव वाइब्रेशन बढ़े। हाँ, मदर अर्थ की वाइब्रेशन को बढ़ाना बहुत मदर अर्थ ही इम्पोर्टेंट नहीं, लाइक है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी। मदर बिल्कुल। अर्थ के अंदर ही तो हम है, मदर अर्थ भी तो हमारे हाँ, अंदर है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। पर जस्ट फॉर हम्म। बात है कि भाई ऐसे हम, जैसे हमारे ग्रुप में हम जागरूक है कि हम, मुझे कैटलिक्स अगर लगा तो मुझे पता चल जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं पहले ही दिन आई थी तो मुझे पता तुरंत चल गया कि एक नजदीकी मेरी फैमिली पर्सन में एक पर्सन था, तो तुरंत ही ऐसे इतनी सारी चीजें बोले जा रहा था। मैंने उस वक्त बहुत रिएक्ट नहीं किया, थोड़ा जो मुझे लगा वो समझाया। फिर रात में मैं बैठ के सोचा कि क्या करना चाहिए माइंड में, कि ऐसा हुआ तो ऐसा है, कुछ है। फिर मैं मेडिटेशन में भी मैंने हेल्प थोड़ी मांगी कि इसका क्या रीजन है। फिर आई टॉक टू माय डैड कि पर लेट्स गो वी कैन रिजॉल्व, बट इट वाजंट माय डैड, मेरे डैड नहीं थे वो, एटलीस्ट कोई और पर्सन था। फिर मैंने डैड के साथ 1 घंटा बात करी सब रात को। वो जो पर्सन ने ऐसी वैसी जो बातें करी थी उनके साथ बैठ के उनको रिजॉल्व किया। फिर जाके एकदम शांति हो गई। दूसरे ही दिन करा उनको रिजॉल्व। और फिर वो मुझे समझ में आ गया कि शायद उनको प्यार की जरूरत है, और वो उनके लाइफ में प्यार उन्होंने उनको अपने आप को महसूस ही नहीं किया, अलग ही ट्रांस स्टेज में वो पर्सन रहता था। तो फिर मैंने मेडिटेशन में उनको हीलिंग लव एंड लाइट भेजी, सुरक्षा घेरा बनाया। मेरे पापा को भी मैंने बोला कि हम ऐसा कर सकते हैं उसको हेल्प करने के लिए, तो वो दोनों रेडी हो गए। मैंने बोला थैंक गॉड, मेरे पापा भी वो अग्री थे, तो दैट हेल्प्स एक्चुअली, तो वो रिजॉल्व हो गया वो पार्ट। हम्म। ओके, क्लोज करें क्या? किसी के और के कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे तो। हम्म। एनी क्वेश्चंस एनीवन? कैटलिस्ट। मीनाक्षी जी बोलिए। हाँ, उन्होंने शायद एक लिखा था, है ना। 39.4, sorry. I noticed that everything seems, or most of the basic things seem to be divided into units with total 7. In looking at a transcript by Henry Puharich from the 9, I found a statement by 9 where they say if we get 7 times the electrical equivalent of human body, then it would result in 7 of the mass of electricity. Could you explain this? तेहरा ने क्या बोला है इसमें? ये मीनाक्षी जी का बॉम्ब आया लग रहा है। इनका बॉम्ब आता है हमेशा। बॉम्ब। तो रा ने कहा है to explain this is beyond the abilities of your language. We shall, however, make an attempt to address this concept. As you are aware, in the beginning of the creation set up by the each logos, there are created the complete potentials, both electrical in the sense of the one you call Larsen and मेरी metaphysical. आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये अभी आ रही है, अभी आ रही है। वो 7 ऑन लिखा है ना, उसका क्या मतलब है? बस खाली इतना ही पूछना था। वो पाथ है तो बता देते, उतना नहीं। आप पढ़ के देखो आप।
सेवन ऑन लिखा है ना, उसका क्या मतलब है? I noticed that everything seems, or most of the basic things seem to be divided into units which total 7. In looking at the transcript by Henry Poiric from 9, I found a statement by the 9 where they say if we get 7 times the electrical equivalent of the human body, then it would result in the 7 on of the mass of electricity. तो उसी का explanation नीचे राने दिया है ना. इसमें तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, खाली मुझे वो सेवन ऑन का मतलब वर्ड का मीनिंग चाहिए आपको 7 on का. हाँ, गूगल में ढूंढा, वो मिल ही नहीं रहा। ईशान तुमको पता है क्या व्हाट इज 7 on? 7 ऑन का जो इसका में मतलब है वो शायद रेफर कर रहा है आपका स्टेट ऑफ सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन, कि जो आपका एक्यूमुलेशन हो रहा है या फिर मेटाफिजिकली स्पिरिचुअल एनर्जी जो कंपैक्ट हो रही है, जो कि डेंसिटीज में जाते हैं उसके बीच में। लाइक 7 डेंसिटी या कुछ ऐसा लाइक नहीं नहीं नहीं, 7 से कोरिलेट नहीं है। 7 ऑन आपका कुछ एक स्टेट है जिसके अंदर आपका मेटाफिजिकली स्पिरिचुअल एनर्जी एक्यूमुलेट होके इकट्ठा होती कंपैक्ट है। होती है। ओके जो एक मास जो कि एक बनता है, जो कि जब हम डेंसिटीज के थ्रू जाते हैं। 7 ऑन ऐसे नहीं आएगा। मैंने भी करा पर कुछ नहीं आया। 7 ऑन नहीं आएगा, मैंने करा है, मैं शेयर मारूं स्क्रीन। हाँ इसका हिंदी क्या वैसे होगा? मीनाक्षी जी ने भी करा होगा बहुत। ये आ गया यहाँ पे। मेरा करने का थोड़ा तरीका अलग है। आ रही है स्क्रीन, दिख रही है? हाँ ये रहा, कौन सा 7 ऑन, यहाँ पे ये आ गया स्टेट ऑफ दोनों की स्क्रीन दिख रही है क्या? आई थिंक ईशान की दिख रही है शायद अभी। मुझे तो तुम्हारी स्क्रीन दिख रही है। मुझे तुम्हारी अच्छा, नहीं दोनों की दिख स्क्रीन ऊपर आ गई है, टैब में आ गई है, ऊपर ऊपर टैब्स बन गए इसमें। जूम में नया फीचर आया है। रही। ओह, मुझे ईशान की दिख रही है पर सबको क्या दिख रहा है वो भी कह सकते हैं। सबको हमारा दिल दिख रहा है, सेवा कहता है। स्क्रीन दिख रही है। है ना? हाँ इसे एक्सपैंड कर देता हूँ मैं। वन सेकेंड, यहाँ पे चैट जीपीटी ने इसको एक्सप्लेन किया है. When they say if we get 7 times the electrical equivalent of human body, then it would result in 7 on of the mass of electricity. They are speaking metaphorically and mystically, not in pure physics. Multiplying that energy sevenfold gives you a 7 on. It is a coin termed denoting 7 times the spiritual electrical mass beyond what we typically measure in physics. तो वो 7 multiplied by spiritual electrical mass, उसको 7 on बोलेंगे, या फिर उसको ऑक्टेव भी बोल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. 7 on हो या ऑक्टेव हो, आई थिंक मैं वही सोच रही थी ऑक्टेव हो सकता है 7 on because 7 times. 7 multiplied by 7 into spiritual electrical mass is equal to 7 on. So probably it is kind of an octave, I'm तो not sure. 7 पे इन्होंने यहाँ पे जो, जहाँ पे कि मेरे पास जो अंडरस्टैंडिंग आई है यहाँ पे एआई से, वो ये आई है यहाँ पे कि जो एक 7th डेंसिटी या गेटवे डेंसिटी के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होता है, जहाँ पे ऑल यूजफुल फंक्शन, जो कि पोलैरिटी के सारे यूजफुल फंक्शन जो कि यूज हो रखे होते हैं, जो मेटाफिजिकल इलेक्ट्रिकल नेचर है, वो क्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है स्पिरिचुअल मास में। तो वो 7 ऑन बताया यहाँ पे। इसका वो मतलब हो सकता है लाइक सपोज फॉर एग्जांपल सातों चक्र, लाइक सब मैं चक्रा तो खाली ऐसे ही यूज कर रही हूँ वो वर्ड का वो बना, लाइक सातों चक्र एक जगह पे वो एनर्जी इकट्ठा होती है, ऐसा कुछ हो सकता है ना, साते सात वस्तु मतलब समथिंग लाइक मतलब हाँ, तो मुझे चक्रों लगता से तो है कोरिलेट नहीं है इसका एक मुझे यहाँ नहीं पे। नहीं चक्रा तो खाली मैंने ऐसे ही बोला। हाँ बोलो प्रियंका। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, मैं भूल गई लिटरली, मैं अभी ढूंढ भी रही थी पर मुझे मिला नहीं। शायद जिम का है, पता नहीं, कुछ तो भी मैं देख रही थी, मुझे याद नहीं है, और जब आएगा तो मैं जरूर शेयर करूंगी। लेकिन वो मैंने पढ़ा था तो ये था कि वो क्रम बोल रहे हैं जो 7 to 14, देन वो 21, और ये पैटर्न एक जो चल रहा है। तो उनका डाउट ये था, बट वो वर्थ नहीं था तो राह ने फिर उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आई थिंक ऐसा कुछ था। पता नहीं, शायद कोई सेशन देख रही तो जैसे 7 चक्र का भी उन्होंने बोला, ठीक है, डॉन ने फिर इंक्लूड किया था कि जैसे हमारी 7 बॉडीज 7 चक्र, मेन चीज जो 7 क्यों है, 7 डेंसिटीज, और फिर उसके बाद नया ऑक्टेव कंप्लीट होने के बाद नया स्टार्ट हो, तो वो मेन चीज था। तो ये 7 14 और ये जो इनटू होते जाता है 7 7 जा, तो वो ही शायद मेन यही इस 7 ऑन इसी को बोलते होंगे, जो 7 7 बार
आवृत्ति होती रहती है साथ की यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का मास मतलब हाँ, मास की की बात हो बात रही हो है रही यहाँ है पे, यहाँ पे। ये मास की बात हो रही है। स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिकल मास मतलब स्पिरिचुअल ग्रेविटी जिसे बोलेंगे ना, वो जब 7 टाइम्स हो जाती है, 7 बार बढ़ जाती है, 7 फोल्ड एक्सपेंशन होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड 7 ऑन। ओके, मतलब 7 टाइम इकट्ठा होती है और सेट को 7 मल्टीप्लाइड बाय स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिकल मास, सो वो स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिकल मास 7 टाइम्स बढ़ गया है, 7 फोल्ड हो गया है, सो दैट इज कॉल्ड 7 ऑन। एक यहाँ पे ये भी एनालॉजी दिखाई है कि जो आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी का इक्विवेलेंस है, आइंस्टाइन की अगर किसी को थ्योरी पता हो तो वो होती है E=mc²। इसका मतलब होता है एनर्जी इट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। तो होता है क्या है, जब आपका 7th डेंसिटी पे हम पहुंचते हैं तो मान लो आपका लॉ ऑफ फॉरएवरनेस पे पहुंच जाते हैं कि हमारी सारी पोलैरिटीज फॉरएवरनेस में पहुंच जाती हैं एंड वो डिसोल्यूशन एक तरीके से होने लगता है। तो यहाँ पे जो बात बोली है कि रा ने एनालॉजी ली है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ मास की, जबकि मास जैसे इन्फिनिटी की तरफ पहुंचता है आपका, कि जैसे कि हम अपने रचयिता की अंडरस्टैंडिंग में हम इन्फिनिटी की तरफ पहुंच रहे हैं, वैसे वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच रहा है। जैसे ही आपका मास स्पीड ऑफ लाइट की तरफ जाता है आपका, वैसे ही आपका एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन मास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी कोई स्पेसशिप बनाऊंगा एंड वो स्पेसशिप को आपको मैं लाइट की रफ्तार पे भेजना स्टार्ट करूंगा, तो क्या होगा कि वो 99.9% स्पीड लाइट की स्पीड से जाएगा, तो उसका मास ना बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपका 1 टन की स्पेसशिप होगी तो उसका मास आपका 1000 टन हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाती है कोई चीज तो उसका मास साइज में बढ़ता जाता है। तो सिमिलरली जब हम अपना 7 डेंसिटी के अंदर पहुंचते हैं तो हमारी जो रोशनी होती है, हमारी चेतना की जो रोशनी होती है, वो लाइट स्पीड आपका इन्फिनिटी पहुंचने लग जाती है। एंड जैसे वो आपका इन्फिनिटी पहुंचने लग जाती है, वैसे स्पिरिचुअल मास में एक मेजर इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि एंट्रोपी इतनी कम है एंड आपका जो रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड कोई जितना करीब रोशनी की रफ्तार के पास जाते हैं मास उतना हैवी होता जाता है। उसी प्रकार से एक स्पिरिचुअल या मेटाफिजिकल मास जो होता है हमारी कॉन्शियसनेस का, वो आपका यूनिटी या कंप्लीशन की तरफ पहुंचने लगता है क्रिएटर के साथ। तो यहाँ पे ये एनालॉजी आ रही है। यही रा ने भी एक्सप्लेन किया है, रा हैज एक्सप्लेन दैट ओनली। मैं बोलूं क्या? हाँ हाँ, आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही नहीं, है, कम आ रही है काफी। कम आ रही है? हाँ, काफी दबी दबी सी लग रही है। हेलो। हाँ अब हाँ, आई। अब आई है। हाँ, तो इसमें मैंने चैट जीपीटी में किया था, तो उसने बोला कि ये 9 का कोई स्पेशल टर्म है, जैसे हम लोग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वैसे वो लोग 7 ऑन बोलते हैं। ऐसा कुछ मैंने नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है थ्योरी यहाँ पे। आया था कुछ, तो 7 बोल रहे ऑन थे नाम कि का कोई कोई स्पेशल टर्म है क्या ये, क्योंकि इसका मुझे हिंदी लिखना है ना, तो मैं वही सोच अच्छा रही थी कि अच्छा 7 अच्छा ऑन का अच्छा। हिंदी क्या मुझे लिखेंगे। समझ में आ गया, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, उसमें 7 इसलिए टाइम्स, वर्ड चाहिए। 7 टाइम्स लिखना पड़ेगा उसको। तब तक लिख दो, और तब मैंने तक। हिंदी में जस्ट लाइक 7 ऑन ही लिख दिया है। 7 ऑन ही सही है यार, अभी यही कॉम्प्लिकेशन ही ठीक मत रहेगा, करो। हाँ, वरना 7 गैरी ऑन को कर दो। पूछेंगे। अरे हाँ यार, हिंदी में क्या हम सीधा। संस्कृत से वर्ड निकाले संधि विच्छेद करके। हाँ, गैरी को ही पूछ लेना, वो बता हाँ, देगा। मैं वही। पर वैसे गुड एनालॉजी है, वो वर्ड के लिए करी। आई डोंट ट्राई कैलकुलेटर, रखो उसको। अंडरस्टैंडिंग ये भी अच्छी थी। मैं जानता हूँ मीनाक्षी जी बम ही फेंकती है बड़ा सा, छोटा मोटा नहीं लाती हुई। हम इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, मजा अरे आती है। हाँ, पिछली बार का सेशन याद है मेरे को, एनर्जी वही बॉडीज तो, पे कहाँ कितना कहाँ हमने पहुंचे थे। सोचा था सबने, हाँ, मतलब बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करा। बढ़िया 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 स्पायरलिंग क्वेश्चन एनर्जी यार। का। आई आई रियली लाइक योर क्वेश्चन मीनाक्षी जी, कीप देम अप। सेवा है आपकी ये, तो हमारी भी हमको बेसिकली सेवा करने का मौका देती है। तो बेसिकली जो राय यहाँ पे बोल रहे हैं, जितना मुझे समझ में आ रहा है, कि एक व्यक्ति, एक सोल, ओके, वो जैसे जैसे घनत्वताओं में आगे बढ़ता है, उसका स्पिरिचुअल मास, स्पिरिचुअल ग्रेविटी या स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिकल मास बढ़ने लगता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का बेसिकली कोई मास होता नहीं है, लेकिन अगर हमको उसको कैलकुलेट करना है फिजिक्स में, तो उसको कुछ मास देना पड़ता है ना। वैसे ही हमारी जैसी जैसी आध्यात्मिक प्रगति होती है, तो आध्यात्मिक वजन या फिर स्पिरिचुअल मास जो है बढ़ने लगता है, तब तक बढ़ता है जब तक हम लोग गेटवे तक ना पहुंचे, जो 8 ऑक्टेव है तब तक ना पहुंचे। और जब हम ऑक्टेव में पहुंचते हैं, तो फिर वो पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं कि कितना हमने स्पिरिचुअल ग्रेविटी गेन किया है, कितना मास गेन किया है, कितनी पोलैरिटी गेन की है, फिर वो जाके
मतलब एक जगह पे जाके इंटीग्रेट हो जाती है, वो स्पिरिचुअल मास वहाँ इकट्ठा हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन प्रोबेबली जो ब्लैक होल है उसमें जो स्पिरिचुअल मास है इतना इतना ज्यादा डेंस क्यों है, बिकॉज एक्सपीरियंस एंड वो स्पिरिचुअल ग्रेविटी या स्पिरिचुअल मास हमने जितना गेन किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन व्हाई द ब्लैक होल इज सो क्या बोलेंगे इज सो हैवी। आई होप आई एम राइट। मास मास का इंक्रीज टोटली डिफरेंट चीज है। ग्रेविटी तो आपका मास के इंक्रीज से बनती है, एंड ब्लैक होल में ना मास बढ़ता नहीं है, मास कंडेंसेशन होती है। तो वो टोटली डिफरेंट मैकेनिज्म आ गया। एंड दिस इज बीन टॉक्ड अबाउट कि जैसे कि मतलब चेतना का एक्सपेंशन होता है, तो एक्चुअल में हमारे अंदर लेवल लाइट की डेंसिटी बढ़ रही है। एंड लेवल लाइट की डेंसिटी क्या है, हमारे अंदर जो प्रकाश है चेतना में उसकी उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसकी रफ्तार है। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे मैं जो भी आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, इस पर्सपेक्टिव को बनाने के लिए मेरे अंदर की जो अनुभव है, वो सारा जो प्रेम प्रकाश है, वो उस अपने अंदर मैं उस चीज को प्रकाश को निकाल के आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। एंड ये आपके सामने आ रहा है, एंड मेरा प्रकाश उतना ज्यादा रचयिता के करीब होगा जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग वन इन्फिनिट क्रिएटर के करीब होगी। एंड द थिंग इज आपका ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश की एक रफ्तार होती है। एंड जो फिजिक्स के लॉस के हिसाब से आपका ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आता है। तो अभी मेरी प्रकाश की रफ्तार इतनी नहीं है कि मैं पूरा इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती प्रकाश की रफ्तार, वो फाइनाइट ही रहती है। इसी वजह से हम थर्ड डेंसिटी का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के करीब जाने लगते हैं, यानी जब सेवन डेंसिटी एट डेंसिटी के एकदम पास है, एट डेंसिटी यानी अगला ऑक्टेव, एंड जैसे जैसे हम इन्फिनिटी के करीब जाने लगते हैं, तो हमारी प्रकाश की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि वो उसका मास बढ़ जाता है। क्योंकि लाइट की रफ्तार, क्योंकि उसकी स्पीड तो तेज हो रही है, पर स्पीड तो तेज होते हुए उसका फिर मास इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी तो आपका उतनी है, एनर्जी आपका इंक्रीज हो रही है, आपका लाइट की स्पीड, आपकी स्पीड तो कांस्टेंट है, एंड उस हिसाब से आपका इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर में अगर बैलेंस करते हैं इक्वेशन, तो मास इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि मैं लाइट स्पीड पे, जो कि आपका सारे के सारे जो लाइट स्पीड की जो थ्योरी होती है कि अगर हम कोई व्हीकल बनाते हैं, स्पेसशिप बना रहे हैं, लाइट स्पीड के पास अप्रोच होती है, तो उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मास इन्फिनिट के करीब पहुंच जाता है एग्जैक्टली तो उसका मास इन्फिनिट के करीब पहुंच जाता है। अगर किसी व्हीकल का रफ्तार आपका लाइट स्पीड है, तो उसका मास इन्फिनिट हो जाता है। दिस इज द थिंग। तो इसीलिए आपका ये आपका यहाँ पे ये चीज हो जाती है कि एकदम से मास बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमारी रिफाइनमेंट्स अंदर की एंट्रोपी, स्पिरिचुअल एंट्रोपी तो होती है जो हमको बैलेंस करना पड़ता है। कैटलिस्ट मिलते हैं हमें सारे, वो इसलिए मिलते हैं ताकि हम अंदर की एंट्रोपी हम खत्म कर सकें, कि हमारी जो एनर्जी लीक हो रही है, कि हम जो रचयिता की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो कि हमारे में अंदर इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, ये हमारी एनर्जी लीक हो रही है, स्पिरिचुअल एनर्जी। एंड हम जब हम ये सारी लीक्स को हम खत्म कर देते हैं, जब हम सारी पोलैरिटीज को रिकंसाइल कर लेते हैं, जब हम इन्फिनिटी को हम अपने अंदर पा लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, तब हमारी जो प्रकाश है वो रचयिता की तरफ पहुंच जाता है। हाँ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एग्जैक्टली ये वाली। देन वी बिकम द होल, एग्जैक्टली तब इन्फिनिट बनते हैं। ये पूरा मास एक तरीके से देखा जाए ना, जब आपका मास आपका इन्फिनिट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच होते जा रहा है, देन व्हाट आई थिंक जो होगा, अलग नया बिग बैंग होगा, हम अपने आप में एक नया ब्रह्मांड बनेंगे, हम ही ब्रह्मांड बनेंगे पूरा। क्योंकि मतलब हमारा हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है, बट जब तक हम रचयिता के एकदम करीब ना हो जाए तब तक बढ़ता रहे। हम रचयिता ही बन जाते हैं जब हम जिस रचयिता के अंदर हैं अभी हम अनुभव कर रहे हैं, हम वो रचयिता बनेंगे जिसके अंदर हमारे जैसे लोग अनुभव करेंगे उस पॉइंट पे। You will become the planet, the sun, हम्म द मून, यूनिवर्स, होल universe, फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, logos, कॉस्मोस। cosmos. ट्रीज So basically ये जो spiritual gravity है, it's the gravity, I mean the mass of the light, है ना? Not your physical body. आपकी body is light होने लगती है, लेकिन जो आपका प्रकाश ऊर्जा है वो तीव्र होने लगता है, heavy होने लगता है, spiritual mass. देन द Yeah, स्पिरिचुअल such मास a रीचेस इन्फिनिटी, एंड infinity. देन इट कोलैप्सेस अपॉन इटसेल्फ। जैसे ब्लैक होल होता है, सुपरनोवा होता है, जब सूरज फटता है तो क्या हाँ, होता है ना, वो अपने अंदर ही कोलैप्स होता है, collapse देन वो होता है फिर फटता है। black. एग्जैक्टली, बट द थिंग इज यहाँ पे ब्लैक होल से भी बड़ी चीज है, बिकॉज ब्लैक होल ऑल्सो हैज अ मास एंड इट इज कैलकुलेटेबल मास। हाउएवर when mass approaches infinity, it is talking about the creation of whole universe. It is about how the Big Bang was created. When someone, जो कि हम में से कोई एक रचयिता था एक टाइम पे,
उसने इन्फिनिटी को अप्रोच करा एंड देन इट कोलैप्सेस अपॉन इटसेल्फ एंड देन उसके अंदर ही हम सब चीजें चल रही हैं। दिस इज हाउ वी आर राइट नाउ, और हम उसी के अंश देखा जाए तो। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, नो? कितना व्हाट अ कुछ है ब्यूटीफुल थिंग यार, लाइफ में सीरियसली। कितना कुछ है सीखने के लिए, क्या क्या हमें करना है, आगे जाके पढ़ना है। अरे हम इतने किसी ब्लाइंड तरह स्पॉट्स है हमें, हम धरती से ही पार नहीं हो पा रहे यार, इतनी चीजें तो किसी बाहर है। थर्ड डेंसिटी में फंसे हुए हैं हम अभी भी। अरे सीरियसली। यहीं के कैटलिस्ट प्रोसेस कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे अरे हैं। सीरियसली, आगे इतना जाना इतना सर है। पे ले लेते हैं ना इन सब फालतू की चीजों को हम भी, मोह माया को। सी ना, कैटलिस्ट प्रोसेस करने का ये एक तरीका है, अवेयरनेस, कि मैं अनंत हाँ हूँ। मेरे देयर इज नो लिमिट टू माई सेल्फ। मैं कुछ भी, मतलब आई कैन मूव सो मच अहेड। तो उस अवेयरनेस के साथ हम कैटलिस्ट बहुत अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे। सीरियसली, जैसे उसको जान स्टोइसिज्म में पाएंगे। भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। स्टोइसिज्म में प्रैक्टिस होती है कि आप इमेजिन करते हो कि आप कितना मतलब छोटे से प्राणी हो, छोटे से इस बड़े से गोले पे, छोटे से गोले पे एंड पूरा ब्रह्मांड है ना, आप छोटी सी बिंदु पर छोटे से व्यक्ति हो, मतलब क्या इतनी बड़ी क्या ही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। ये विजुअलाइजेशन है, कंटेम्पलेशन है, अपने इमोशंस बैलेंस करने की। दूसरी प्रैक्टिस इसमें ग्रेटिट्यूड आ जाती है, जो भी चीजें हैं आभार व्यक्त करो। हम्म। क्या ही है, रचयिता का प्रेम है एंड इतने सारे अनुभव हैं भाई साहब, लव एंड लाइट। ओके, लेट्स क्लोज। 1.5 घंटा हो गया। या किसी को कुछ शॉर्ट में बोलना है तो बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लव एंड लाइट, लव एंड लाइट। मेरा मानना है कि मैं तो हर डेंसिटी, हर ऑक्टेव में हूँ। मैं प्लेनेट भी हूँ और स्पेस भी हूँ। अरे अरे अरे, कृष्ण जी के शब्द लग रहे थे। कृष्ण, क्या स्पिरिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बाहर क्या है, वो ही रचयिता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका थोड़ा फिजिक्स की साइड आ गया, स्पिरिट आपका रियलिटी के फैब्रिक्स में और डीप स्पेस टाइम और टाइम स्पेस दोनों में एग्जिस्ट करता है। स्पिरिट स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आपका। हम्म। स्पेस टाइम, टाइम स्पेस दोनों में एग्जिस्ट करता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका सिर्फ और सिर्फ स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करता है। हम्म। क्लोजअप, पैकअप, यस प्लीज। पैकअप करते पैकअप। छुट्टी टाइम, टिन 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 टिन। बाय बाय एवरीवन।